एलुमनी देने से लड़का मना कर दे तो उसे जेल होगी या नहीं होगी? जेल हो। जब वकील करे तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कि अपने वकील से अपनी रक्षा करना भी बहुत बड़ा काम है आज की डेट में। और उसकी जेब से पैसा भी जा रहा है, और अगर केस कल को झूठा साबित हो जाता है तो कहीं ऐसा नहीं है कि उसको वो पैसा मिल जाए। पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह का इजी मनी आ रहा है, कोर्ट्स तो बैठी है रिलीफ दिलाने के लिए औरत को, बाकी तो मिल ही रहा है। और 98 जो है उसके अंदर पुरुषों के अंदर एक डर है। महिला के लिए कम से कम 49 कानून ऐसे हैं जो महिला के लिए बने हैं। पर्सन पुलिस चार्जशीट लड़के के नाम अमूमन होती है, नाम हटाने के 25,000 से 30,000 रुपए लेती है पर पर्सन। क्राइम हैज नो जेंडर, तो समझ नहीं आता कि कोर्ट में पढ़ी लिखी एक औरत, एक महिला अपनी बोली लगाती कैसे है। आपके वकील साहब आपको कोई भी सलाह देते हैं तो बेटा उसको एक बार गूगल करके पढ़ना बहुत जरूरी है। लिए जो भी चीज उनके पास है वो सब उनको देनी। जी मुझसे 25 लाख रुपए दहेज लिया गया, लाओ भाई 25 लाख की जीएसटी वाली रसीद लाओ। झूठे एलिगेशन कोई तरीका नहीं, एक ही तरीका है, शादी मत करिए। नमस्कार साथियों, मैं सतीश लोटा आपका स्वागत करता हूं द सतीश लोटा शो में। साथियों, कुछ दिन से देश के अंदर एक बहुत बड़ा हंगामा छिड़ा हुआ है। देश के जितने भी युवा हैं वो सब सड़कों पे आ गए हैं। बहुत सारे लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, और बहुत ही ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई जा रही है। और आवाज़ किस चीज़ को लेकर उठ रही है कि अभी कुछ दिन पहले एक इंजीनियर, एआई इंजीनियर हैं अतुल सुभाष, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और वो इतने मानसिक परेशान हो गए कि उनको ये कदम उठाना पड़ा। और ऐसे केसेस कई सालों से होते आ रहे हैं कि एक इंसान परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है। अतुल सुभाष केस वो केस है जिसमें मीडिया ने, सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। अगर जहाँ सोशल मीडिया और बाकी मीडिया रोल नहीं निभाता तो वो आवाज़ें दब के ख़त्म हो जाती हैं। मौत तो उस घर में हो गई, उस घर का चिराग चला गया, मगर उस आवाज़ जो नहीं उठी उसकी मौत के बाद भी वो कितना दर्दनाक हो सकता है कि एक इंसान ने अपनी जान दे दी, अपने परिवार को पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां जो वो निभाता था वो छोड़कर चला गया, सिर्फ इसलिए कि मेरे बाद जो मैं परेशानी झेल रहा हूँ उसके बाद शायद मेरे मरने के बाद कुछ परेशानियां मेरा परिवार कम झेलेगा। तो जिनके घर में डेथ होती है, जिनके घर में मौत होती है, जिनका बच्चा ऐसा कदम उठाता है, उनके माँ बाप पे ना, जो कहते हैं कि ज़मीन पैरों के नीचे से निकल जाना, कि समझ नहीं आता। क्योंकि माँ बाप की एज भी 60, 65, 55 के आसपास होती है। उन्हें नहीं समझ आता कि वो अपने आप को कैसे संभालेंगे, जिस टाइम पे उनको संभालने के लिए उनको अपने बेटे की ज़रूरत थी, मगर बेटा इस सिस्टम की बलि चढ़ गया। ऐसे ही इसी केसों को लेकर और बहुत सारे ऐसे केस जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा धांधली चलती है। हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट में खुलेआम एक व्यापार चला हुआ है। उस व्यापार के अंदर जो युवा पिस रहे हैं, अभी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिन पे हमारा ध्यान ही नहीं गया। बहुत सालों से लाखों की तादाद में लड़के अपनी जान दे रहे हैं, अपने परिवार से जो है हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना रहे हैं, पागल हो रहे हैं। आपको बताएं, मेंटली हरासमेंट इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग पागल हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और वो झेल रहे हैं। कुछ झेल पा रहे हैं, कुछ नहीं झेल पा रहे हैं। नशे की तरफ युवा जा रहा है। इस मेंटली स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि उसको लगता है कि नशे से कुछ घंटे में अपने आप को रिलीफ ले पाऊँगा। और इसी को लेकर आज बहुत सारी बातें आज हम करेंगे। हमारे पास सीनियर एडवोकेट मोनिका गर्गेल जी हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित वकील हैं, और दूसरी हमारे पास हैं प्रियदर्शनी उपाध्याय जी। आप दोनों का सतीश लोटा शो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी आपका। जोर से देश में एक तूफान लगा लो कि देश में युवा रोड पर आ गए। उसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो ये एक्सटॉर्शन जो एक तरीके से लड़कों का हो रहा है, जो कानून लड़कों के एक तरीके से खिलाफ खड़ा कर रहा है, जिसमें जो
हमारी जो कानून पद्धति है वो बिल्कुल ही लड़कों के खिलाफ हो गई है, उसमें कहीं भी लड़कों की सुनवाई नहीं हो रही। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? लॉ में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अगर कानून बने हैं तो महिला की रक्षा के लिए बने थे और उसकी ज़रूरत थी। मैं आज भी कह रही हूँ उसकी ज़रूरत है, पर जिनको ज़रूरत है ये कानून उन तक या तो पहुँचते नहीं हैं या शायद वो इतनी शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है कि इसका वो उपयोग कर सकें या इसका लाभ ले सकें। क्योंकि रूरल एरियाज़ में कहीं ना कहीं आज भी महिला जो है वो सप्रेस की जाती है, उसको शायद दहेज के लिए परेशान भी किया जाता है और भी कई तरीके के अट्रॉसिटीज़ होती हैं, ठीक है। पर इसका सबसे ज़्यादा जो अभी दुरुपयोग शुरू हो गया है, जिसको हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट कितनी बार कह चुका है कि इट इज़ अ शेयर अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। उसके अलावा हाई कोर्ट्स तो आए दिन ही कहते हैं। अभी आप पिछले 6 महीने में उठा के देख लें कितने केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक 498A के गए हैं, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन कही कि आपका अपना जो है ना पर्सनल वेंडेटा के लिए आपने ये केसेस लगाए हैं, वेग एलिगेशंस होते हैं, या द एंटायर फैमिली इज रोप टू बिल्ड प्रेशर ऑन द हस्बैंड। सो इस तरह के काफ़ी सारी टिप्पणियाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने करी। पर हमें दर्द जो है, हमारी तकलीफ जो है सतीश जी, वो ये है कि ये जो पढ़ी लिखी वर्ग की महिला जो खुद को सो कॉल्ड एम्पावर्ड वुमेन कहती है, अगर इनकी एम्पावरमेंट तो खैर आप देख ही रहे हैं कि क्या एम्पावरमेंट है, तो इसका सबसे ज़्यादा जो दुरुपयोग है ये वो महिला कर रही है। उसके हाथ में ये एक नंगी तलवार है, वो अपने हिसाब से इसको चलाती है और कोई मतलब नहीं है उसको किसी से कि किसी का क्या हश्र होता है। हस्बैंड को मजा चखाऊंगी, सास को मजा चखाऊंगी, ससुर को चखाऊंगी, ब्रदर इन लॉ है, फादर इन लॉ हैं, आप रेप के एलिगेशन लगाते हैं उनके ऊपर। ये है देखिए हमारी पढ़ी लिखी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी की गारंटी ये है हमारी पढ़ी लिखी महिला। जो लॉ बनाया था वो वुमेन सेफ्टी के लिए ही बने हैं सारे कानून। सेफ्टी का मतलब है हम इसको एज अ प्रोटेक्शन यूज करें अपनी सेफ्टी के लिए, ना कि तलवार की तरह यूज करें। और आजकल की जो जनरेशन है, मैक्सिमम जो ये पैटर्न चला है आफ्टर सम अमेंडमेंट्स के बाद, इस पैटर्न में इन्होंने तलवार की तरह यूज करना शुरू किया। आए दिन ये जो धमकियां देते हैं कि अच्छा आपने मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं दी या इतना पैसा नहीं दिया तो हम आपके अगेंस्ट ये केस कर देंगे। सबसे पहले जो हस्बैंड को ये प्रेफर किया जाता है कि वो जाएं और पहले ये कंप्लेंट करें कि वो हमें ये फॉल्स धमकियां दे रही हैं कि वो हमारे अगेंस्ट फॉल्स केसेस करेंगे। एक अभी केस आया था मेरे सामने ही, उसमें उन्होंने बोला हस्बैंड के ऊपर उन्होंने एलिगेशन ये लगाया कि मुझे ज़बरदस्ती फिनाइल पिलाई, पर इसका अदर वे अराउंड भी है कि आप फिनाइल पी रहे थे और हस्बैंड ने फिनाइल आपसे छीनी है और आपने उसको क्या कर दिया कि फिनाइल हस्बैंड ने पिलाई है। आप बहुत मेंटली ऐसा मिसबिहेव कर रहे हो, आप ससुराल में हो, आप कहीं पे भी, आप खुद को मेंटल कंट्रोल बिल्कुल लॉस्ट करते हो। अगर आपको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा मैन पावर अगर यूज़ किया जाता है तो आप उसको फिजिकल अब्यूज़ के सेंस में लेके जाते हैं। बिल्कुल, मुझे मारा है, मुझे पीटा है, आपको कंट्रोल किया जाए, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। सबसे अभी जो देश में 498A पे बात होने लगी है, इसका सीधा है कि जैसे अगर हम बोलें कि हमने किसी को शादी में बुलाया, खाना खिलाया और हमारी उससे नाराज़गी हो गई तो हमने बोला हमारे खाने के पैसे दे दे। सीधा सीधा यही बात हुई कि आपने खुशी से अपने बच्चों की खुशी शादी में पैसा लगाया और आपने उनको दहेज में, उसको दहेज का नाम दे दो या गिफ्ट, पहले तो गिफ्ट के रूप में दिया जाता है ना, बाद में आप बोलते हो कि हम दहेज। पहले तो आप गिफ्ट देते हो कि हम अपनी बच्चों की खुशी के लिए दे रहे हैं, आपने दिया, बाद में आपकी नहीं बनी, आपने कहा नहीं हमारा सामान वापसी कर दो। ये तो बच्चे जो बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना कि मेरे को बैटिंग नहीं दी तो मैं अपना बैट ले जाऊंगा, ये एक तरीके से वही चल रहा है कि पहले तो अच्छे से बेटी रही तो ठीक, और नहीं रही, बेटी को पसंद नहीं आया तो कोई नहीं, जो हमने लगाया था वो भी ले जाए। क्या खातिरदारी, क्या मेहमान नवाजी अब इन चीज़ों पे रह गई है कि अगर हमने किसी को खाना खिलाया तो उसके पैसे भी हम वापसी ले लेंगे। 498 से जो चीज़ें हो रही हैं एक तरीके से यही सब चीज़ें करी जा रही हैं कि हमने इतना पैसा लगाया, हमें वापसी चाहिए। आप वो बातें कर रहे हैं जो पैसा लगाया, मांगे वो भी जाते हैं जो नहीं लगाया। और जो अगर आपने 10 लाख लगाया, आप मांगते 50 लाख हैं। 50 लाख कमाना
मैं कहता हूँ एक जो नॉर्मल वर्ग का जो एक आदमी है वो 50 लाख रुपए पूरी जिंदगी में इकट्ठे नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर वो अपने बच्चों के ऊपर पैसा खर्च करता है, बहुत जगह पैसा खर्च करता है, कम से कम एक बच्चे के ऊपर अगर वो 18 साल तक बच्चा पढ़ रहा है तो 50 लाख रुपए उसकी एजुकेशन में खर्च होता है। आप सोचो उसके पास बचता ही क्या होगा कि वो 50 लाख रुपए आपको दे दे। कहीं पे 1 करोड़ भी मांगा गया, तुल सुभाष केस में 3 करोड़ रुपए मांगा गया है। तो 498 जो है उसके अंदर पुरुषों के अंदर एक डर है, और इसको लेकर कैसे एक पुरुष बच सकता है या अपने आप को कहीं ना कहीं एक ठीक तरीके से जो है कानून के दायरे के अंदर रहकर कैसे अपने आप को बचा सकता है कोई तरीका नहीं, झूठे एलिगेशन। कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है, शादी मत करिए। अच्छा, बिल्कुल। आप देखिए, महिला के लिए कम से कम 49 कानून ऐसे हैं अच्छा। जो महिला के लिए बने हैं। ठीक है, आपके मोटे मोटे 498 है, डोमेस्टिक वायलेंस, CRPC 125, एलिमनी, ये वो सब। ठीक है, HMA 24, सेक्शन 9, बहुत सारे कानून बने हैं। और इसके अलावा प्लस और हैं, ये जो आम तौर पे जो यूज़ किए जाते हैं मैं उनका नाम ले रही हूँ। कोई रास्ता नहीं है कि एक पुरुष जो है, विवाहित पुरुष, इससे बच सके। और शादी से पहले कुछ ऐसा हो सकता है कि शादी से पहले कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाए कि भैया मैंने आपसे दहेज नहीं लिया, कोर्ट में जाके खड़ा हो जाए। देखिए, मैरिज करने में हर्ज नहीं है, पर वो मान्य नहीं है। देखिए, आप कर सकते हैं, हाँ, एक सेवियर की तरह जरूर आएगा आपके लिए काम। अगर कोई लड़की बोल्ड होगी तो कहेगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने आपको कुछ करेगी नहीं दिया। ना, करेगी नहीं, क्योंकि खोट तो नियत में है ही है। नियत तो इनकी खोटी है। इनको तो ये पता है कि हम तो जो है मदारी की तरह जा रहे हैं, वहां डमरू बजाएंगे, सारे बंदर नाचेंगे वहां पर घर में, हम तो जा ही इसीलिए रहे हैं। जब तक चलेगी चलेगी, नहीं चलेगी तो मेरे पास तो सब कुछ है ही है, और कोर्ट मुझे पैसा दिलाएगी। मैं तो निकम्मी बन के बैठ जाऊंगी। निकम्मी तो मैं पहले भी थी, और बड़ी निकम्मी बन जाऊंगी मैं। झूठ बोलती हैं कि हमने नौकरी, पैसे कमाने से अच्छा है ऐसे ही नहीं। अब कोर्ट ये कहती है, एक केस था, बॉम्बे हाई कोर्ट तक गया था, बॉम्बे हाई कोर्ट में गया था वो। उसमें कोर्ट ये बोलती है हस्बैंड को कि कितने गए गुजरे तुम आदमी हो कि अपनी बीवी को तुम खर्चा नहीं दे सकते। डू व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, कुछ नहीं है ना तो एक लेबरर की तरह काम करो। एक लेबरर को भी जो दिहाड़ी है वो 500 रुपये पर डे तो किसी हाल में भी मिलती है, कम से कम की बात करें तो 15,000 रुपीज तो तुम पर मंथ अर्न कर ही सकते हो, उसमें से दो बीवी को। अच्छा, लगड़े लूड़े तो हो नहीं। ये बात आप किसी पढ़ी लिखी महिला को क्यों नहीं कहते वहां पर कि भाई भली चंगी तो तुम दिख रही हो, लाली लिपस्टिक भी तुम पूरी करके आई हो, तो बेटा दो पैसे क्यों नहीं कमाती? पढ़ाई लिखाई किस बात की है? मोदी जी रोज कहते हैं पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, फिर पढ़ा के भीखी मंगवानी है। भिखारियों की, प्रोफेशनल बेगर्स की अगर फौजी खड़ी करनी है तो पढ़ा क्यों रहे? फिर तो वही घर चूल्हा चौका ही कर लो, वही सही थी ना। फिर भाई 12 साल एक बच्चा स्कूल जाता है, और सरकारें भी कहती हैं कि भाई 10th पास 12th पास बच्चे को हम नौकरी दे रहे हैं, मतलब ये इतना पढ़ा होना चाहिए। जब आप इतने पढ़े हो इसका मतलब आप कमाने काबिल हो। बिल्कुल, चाहे आप 10,000 कमाओ चाहे 15,000 कमाओ। और हमने तो बचपन से एक ही कहावत सुनी कि जितने चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। हमें रोटी खानी है, हमें कपड़ा पहनना है तन पे। अगर आप इतना कमा रहे हो तो मेरे हिसाब से आप बच्चे का अधिकार जरूर बनता है। अगर बच्चा है, बच्चे का अधिकार बनता है कि बच्चे की पूरी एजुकेशन और बच्चे का बाकी छोटा मोटा खर्चा वो पिता को देना चाहिए। उसमें भी अगर हो सकता है कि पत्नी ज़्यादा कमा रही है तो उसमें ये हो सकता है कि हम दोनों इजीली अलग हो जाते हैं और बच्चे का इतना खर्चा है जो हम दोनों बेयर कर लेते हैं। और इसमें बड़ा दिल रखा यह जा सकता है कि लड़की यही बोल सकती है कि मैं ज़्यादा कमा रही हूँ, तुम कम कमा रहे हो, तो थोड़ा तुम कम खर्च कर दो, मैं कर दो। इंसानियत तो ये कहती है, ये अंडरस्टैंडिंग है। पर ये आजकल जो हम लोगों, जो आजकल महिलाएं जो ये करने लग रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। आजकल ये भी हो गया कि यार कमाने से बेहतर है ऐसे ही आ जाएगा, और पढ़ाई ही आलस, मतलब सुबह उठ के काम पे जाना, नहाना धोना, ठंड में तो नहाना बड़ा ही देखिए जब आप, सतीश जी, अगर आज आपको और मुझे भी इजी मनी मिलने लगे तो हम भी क्यों करेंगे? है ना, इस तरह का इजी मनी आ रहा है, कोर्ट्स तो बैठी है रिलीफ दिलाने के लिए औरत को, बाकी तो मिल ही रहा है। ये सेक्शन में भी पैसे ले ले, इसमें भी ले ले, इसमें रिलीफ भी ले ले, इसमें मॉनेटरी रिलीफ ले ले, और है ही क्या इनके पास? यही तो है। मुझे तो समझ नहीं आता कि कोर्ट में पढ़ी लिखी एक औरत, एक महिला अपनी बोली लगाती कैसे है। मैं तो इसको बोली लगाना कहती हूँ। आई एम सो सॉरी, आपकी ऑडियंस को बहुत खराब लगेगा, बट दिस इज हाउ आई एम, और यही सच्चाई है।
अगर इतने गैरतमंद हो तो मत जाओ कोर्ट में, पढ़ी लिखी होके प्रोफेशनल बेगर्स बन के मत जाओ कोर्ट में। 498A इसके अंदर जो है सबूत का होना जरूरी है या नहीं? देखिए, जब कंप्लेंट रजिस्टर होती है इसकी, जब कंप्लेंट जाती है थाने में, उस टाइम पर सबूत होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, राइट। उस समय प्राइमा फेसाई जो है, पुलिस लड़की से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, पूछती है, या जो भी उसके मौजूदा विटनेस रहते हैं, और दूसरी पार्टी को भी बुलाया जाता है विच इज़ द रिस्पोंडेंट हस्बैंड, ठीक है, और उनसे भी उनके स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड होते हैं, एंड उसके बाद पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है बिना सबूत के कर देती है। हाँ बिल्कुल। आप रेप में देख लीजिए, लड़की कहती है मेरा 5 दिन पहले रेप हुआ था, उसको लेनी है। मैम बता दें, होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। 5 दिन पहले हुआ था, 5 साल पहले हुआ था, 2 साल पहले हुआ था रेप, और 2 साल से मैडम कंसेंशुअल रिलेशनशिप में है, उसके बाद भी पुलिस लेती है। सिर्फ इतना बोल देना ही इतनी काफी है लाइन कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बस। मिसहैपनिंग हुई है, सिर्फ इतना बोलना इज एनफ। अब रिसेंट आप मानेंगे केस मेरे पास आया था, 354 का ही था, कुछ नहीं किया पर्सन ने, दैट पर्सन वाज माय क्लाइंट, और उसको भागना पड़ा। हाँ। क्यों? क्योंकि उसके पास ये इल्ज़ाम था कि मेरे साथ बदतमीजी करी है, कोई इंटेंशन नहीं देखी गई, कोई फिजिकल अब्यूज़ नहीं देखा गया, एक एफआईआर लग गई, और वो पिलर टू पोस्ट वो भाग रहा है कि मेरे को सेफ्टी चाहिए, उसके एंटीसिपेटरी बेल कराइए, उसको रिहा करवाए। अभी वो केस चलेगा, वो अननेसेसरी का सफरर है, बिना बात के उस तो सफर कहने का मतलब जो केस उस पर चल रहा है उसके लिए उसको वकील भी करना है, बिल्कुल, उसको आना है, जाना है, सारा खर्चा करना है, सब कुछ वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसकी जेब से पैसा भी जा रहा है। और अगर केस कल को झूठा साबित हो जाता है तो कहीं ऐसा नहीं है कि उसको वो पैसा मिल जाए, पैसा नहीं मिलेगा, झूठा साबित और होने के उसके बाद उसके अलावा वो आप थैंक गॉड करके defamation- निकल जाएगा। आप मतलब बाकी आपके अलग पॉइंट्स रहेंगे, आपके अलग रिलीफ्स रहेंगे। मैटर जब भी वो सॉर्ट आउट हो जाता है और आप अक्विट हो जाते हैं, उसके बाद आप डिफेमेशन के केसेस डाल सकते हैं, आप पर्जरी डाल सकते हैं, बाकी काफी चीजें आगे आप प्रोसीड कर मतलब सकते हैं। कहने का मतलब फिर दोबारा कोर्ट कचहरी उसको दोबारा करना तब पड़ेगा। तक इंसान इतना बचता ही नहीं। थक गया कुछ होता नहीं है, वो कहता है क्योंकि बाहर ये में ट्रायल जाना कोई 2 दिन का काम थोड़ी है। हमारा जस्टिस सिस्टम तो सिर्फ तारीख पे तारीख ही तो है, इतनी जल्दी थोड़ी ना। 5 साल भी अगर ट्रायल चली, आप सोचिए 5 साल में एक इंसान का मनोबल कोर्ट जा जाके, अगर 2 महीने में एक डेट पड़ी तो साल में 5 तारीख, और अगर दूसरे शहर जाना है फिर तो हो गया, ठीक है, नौकरी भी हो गई, बिजनेस भी हो गया, तो कहाँ से मनोबल बचेगा। और जैसा कि मैम ने बताया, रिलीफ्स डेफिनेटली हैं, बट कोर्ट इतनी जल्दी उसको लेगी ही नहीं, क्योंकि वो लड़की के खिलाफ है। आप चाहे डिफेमेशन लगाएं, 340 लगाएं विच इज पर्जरी, हम लोग कई मैट्रिमोनियल मैटर्स में लगाते हैं। कोर्ट के आप नखरे देखिए, अगर कोर्ट इतनी जल्दी उसको लेती नहीं है कोर्ट। और केस जब कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट में जाने के बाद उसके अंदर एक लड़का कैसे बच सकता है कि बिना बिना सबूत के उसमें उसको क्या करना चाहिए कि वो। देखिए, अब हम 498 की बात कर रहे थे, तो उसमें ये है एफआईआर रजिस्टर हो गई, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए, अब उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है। ऑफिशियल 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे, लड़के के भी लड़की के भी, और जो भी आपके विटनेसेस हैं। एफआईआर में जिन जिन लोगों का नाम उसमें एलिगेशंस लगाए हैं, जिन लोगों पे, माता पिता पे, बहन पे, भाई पे, हुसोएवर, उन सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद पुलिस लड़की से भी कहेगी कि सबूत लाओ, दो। कई बार तो सबूत इक्का दुक्का, एक आधी वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग एक आधी होती है, निकल आती है। काम का कुछ नहीं होता पर निकल आता है कि अब जैसे कि अभी आप और मैं बात करें, अब मान लीजिए एकदम से मैं आपसे अभी तेज बोलने लग जाऊं, तो आप भी मुझसे तेज ही बोलेंगे ना। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट। तो ये कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ, पर किसी ने ये नहीं देखा कि मोनिका गार्किल को अचानक से हुआ कि तेज क्यों बोल गई। सो इट इज अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। तो इसको अब जैसे अभी इसका कोई मतलब धरातल नहीं है, पर हम इसको बना के दिखाएंगे। अब पुलिस भी इसको ले लेगी, ठीक है। अब उसके बाद होती है चार्जशीट, ठीक है। चार्जशीट के बाद चलेगी ट्रायल। अब इसमें सबसे बड़ी ब्यूटी ये है सतीश जी, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द गर्ल। जिसने आपके ऊपर इल्जाम लगाए हैं, इसको साबित करने की जिम्मेदारी जो है वो लड़की, मतलब लड़की पक्ष की, लड़की के वकील की, प्रोसिक्यूशन की है। उन्हीं को बताना है कि हाँ जी उस दिन मेरे साथ ये हुआ, मुझसे फलाने दिन इतने रुपए की डिमांड करी थी, ऐसा था। साक्ष्य भी उन्हीं को लाकर देने हैं, और उसको जो भी उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं उसके लिए जो भी चीज़ उनके पास है वो सब उनको देनी। जी मुझसे 25 लाख रुपए दहेज लिया गया, या मैंने 25 लाख, लाओ भाई 25 लाख की जीएसटी वाली रसीद लाओ, है ना। तो ये सब। और अगर लड़की ऐसा नहीं दे पाती, कुछ भी सबूत जो कि कि भाई दहेज नहीं नहीं दे पाती,
तो इन दैट केस एक्विटल होता है। बट इसमें सबसे बड़ा जो मुझे एक सैड पार्ट लगता है, कभी ये नहीं लिखते कि क्योंकि प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव देयर केस या झूठा केस बनाया था पाया गया, ठीक है, ये नहीं लिखते। आप लिखते हैं क्योंकि सबूतों के अभाव में, एविडेंस के अभाव में, जो भी विटनेसेस के अभाव में, ये वर्ड यूज करते हैं और बेनिफिट ऑफ डाउट यूज करके आप एक्विटल देते हैं। हालांकि हमारे जो केसेस हैं उसमें हमारी फाइट ही इस चीज की रहती है कि हमारे को इस तरीके की क्लीन चिट मिले कि केस झूठा पाया गया। हाँ, अगर ऐसा होता है तो लड़कियां कल को अगर इन चीजों के ऊपर अगर कोर्ट सख्त होता है और कोई जुर्माना लगाता है या कोई सजा देता है, आज की डेट में ना तो कोर्ट सख्त होता है, ना तो कोई जुर्माना लगाता है, ना तो कोई प्रोसिक्यूशन करता है, कुछ ही नहीं करता कोर्ट आज की डेट में। और अगर ये होना शुरू हो जाए तभी कुछ डर आएगा। तो मेरा जो जुडिशियल रिफॉर्म्स की मैं बात करती हूँ, तो मेरे को सिर्फ यही रिफॉर्म मेरी डिमांड है और मैं हमेशा अपने हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, हर जगह लिखती हूँ कि झूठे केस करने वाले को आप प्रोसिक्यूट करें, फिर वो कोई भी हो। क्राइम हैज नो जेंडर। हमने एम्बर हर्ड और जॉनी डेप पूरा देखा, सुना, प्रोसीडिंग्स आपने भी देखी होंगी। क्राइम हैज नो जेंडर। ये है कि कोर्ट में एलुमनी मांगी जाती है और एक मेंटेनेंस है, तो इन दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं जो मतलब जिसमें लड़का बच सकता है अगर उसने कुछ भी ऐसा नहीं लिया है तो? देखिए सतीश जी, शादी करी है, माला डाली है, तो माला फेरते रहो 108 की, बच तो सकते नहीं आप। अच्छा, बीवी को आप पैसे कैसे नहीं दोगे? आप कोर्ट में थोड़ी बोलोगे मैं बीवी को पैसे नहीं दूंगा। और तो कोर्ट ये कहती है कि इसको वही लाइफस्टाइल दिलवाया जाए जो लाइफस्टाइल इसका अपने पति के घर में था। मान लीजिए मारुति 800 से उसका लाइफस्टाइल अपग्रेड होके MG में चला गया या तो मर्सिडीज में चला गया या कोई ऑडी में चला गया, तो वो स्टाइल, उसको लाइफस्टाइल आप मेंटेन करानी है आपको, तो बच कैसे सकते हो आप? बच तो सकते नहीं आप। और अगर एलुमनी देने से लड़का मना कर दे तो उसे जेल होगी या नहीं होगी? जेल होगी। जेल होगी। अगर आपने किसी भी एंट्री मेंटेनेंस भी अगर आप पे करने से मना कर देते हैं या नहीं भरते हैं, मना करते हैं या पे नहीं करते हैं, हाँ। एनीवेज आपको जेल जाना ही पड़ेगा जब तक कि आप पेमेंट नहीं करते। अब यहाँ भी 2 राहें हैं, आप अंदर है तो आप कमाएंगे कैसे? और क्वेश्चन यही आता है कि नहीं आप दो, अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो वो एक अमाउंट पाइल अप होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, फिर उसके लिए आपको जेल काटनी है। तो लास्टली मेल क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी सिचुएशन में, बोलते हैं मैं जेल में ही रहूंगा, मेरे पास पैसे नहीं। राइट। कितने बुजुर्ग केसेस आप देखेंगे, बुजुर्ग लोग जो आते हैं कोर्ट में 55-60 साल की उम्र होती है और सामने उनकी वाइफ भी होती है, मेंटेनेंस के लिए 5000 रुपये लेके आते हैं और बोलते हैं कि जैसा अब ये मेरे पास पैसे हैं दे दो, आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। कहते हैं मेरे पास खाने को पैसे नहीं बचे हैं। कहते हैं कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं, मैं कहाँ से खाऊंगा, मेरे पास यही पैसे हैं। और वो इतनी दयनीय सिचुएशन होती है, आप सोचेंगे, आपको देख के लगेगा कि वो इंसान जो कि शायद प्रॉपर चल भी नहीं पा रहा है, वो एक कहीं से उसने 5000 अरेंज किए हैं और इंट्री मेंटेनेंस पे कर रहा है। अभी एलिमनी नहीं बनी, दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। एलिमनी अगर बन जाती है तो वो शायद खुद को बेच के पैसे देगा या अपनी ज़मीन बेच के पैसे देगा, बट अभी की सिचुएशन ऐसी है कि वो दे नहीं पा रहा है, नहीं देगा तो वो उसी एज में जेल में जाएगा। अगर वो मना कर देता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जेल हो सकती है? नहीं, इमीडिएटली जेल तो नहीं होगी। पहले देखिए, पहले तो 2 चीज़ों में डिफरेंस है। मेंटेनेंस जो है वो आपकी एक तो होती है एड इंटरिम मेंटेनेंस, ठीक है, जो कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन कि फिलहाल के लिए ये आप अमाउंट, एक एडहॉक अमाउंट तय कर दिया जाता है, आप ये देते रहिए अपनी वाइफ को। और उसके बाद जो एक फाइनल मेंटेनेंस जब केस के डिस्पोजल पे आता है, फाइनल मेंटेनेंस तय होती है आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स दोनों पार्टीज के सुन के, दोनों पार्टीज का फाइनेंशियल स्टेटस पूरा आंका जाता है, आपके 3-3 साल के ITR, बैंक स्टेटमेंट दोनों ही पार्टीज को देने हैं। 2020 में एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा लैंडमार्क जजमेंट है, रजनीश वर्सेस नेहा, तो सारे मेंटेनेंस केसेस अभी जो है उसके हिसाब से गवर्न होते हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट है। एलिमनी जो है वो सेपरेशन पे आती है, जो कि आपका फुल एंड फाइनल, जिसको हम हमारी कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कहते हैं, वो फुल एंड फाइनल वन टाइम पेमेंट होती है जब दोनों लोग सेपरेट होते हैं, सेपरेट इन द सेंस डिवोर्स होता है, वो तब आती है। तो मना तो वो कर ही नहीं सकता। मैंने तो ऐसा कोई केस देखा नहीं है जहां मना करा हो और बेग, बोरो, स्टील, और हाँ मतलब आपको देना है, बट द कैच इज
कि अगर उसके पास कुछ है ही नहीं, मान लीजिए ना तो सर पे छत है ना कोई बैंक बैलेंस है, तब क्या देगा भाई उसको तो ये तो मेरे पास अभी 2 केसेस ऐसे हैं सतीश जी, जिसमें जो मैंने अभी आपको बताया वो सिचुएशन है लड़के की। अभी मेरे पास मेरे एक दोस्त का केस है, उसमें उसने बोला मेरे पास तो लाख रुपए हैं, लेने हैं लो, नहीं लेने हैं जैसा हाँ, आप जो आपकी इच्छा करे वो कर लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो लाख रुपए दे और जा गए। लास्टली सर होता भी है सतीश जी, आप जब देखेंगे ना, कहाँ से लाए आदमी, कैसे अपने अपने खर्चे झेले, घर के खर्चे झेले और उनको दे, वो कैसे 50 लाख या 2 लाख या 5 लाख इकट्ठे करने हैं, कहाँ पैसा इकट्ठा कर पा रहा है आज घर का यूथ। वो अपनी है उसी को पूरा नहीं कर पा रहा। बहुत सारी चीज़ें जरूरतें वैसे भी घर की बहुत होती हैं। आज का लाइफस्टाइल वो तो है नहीं कि आपने दाल रोटी खाई और घर बैठ गए, लाइफस्टाइल चेंज है। तो उसमें 2-3 लाख रुपए इकट्ठे करने में कई कई साल निकल जाते हैं, और इतने साल निकलने के बाद फिर कोई मोटा खर्चा आता है, पता चलता है लाख रुपए इकट्ठे करे, मोटा खर्चा है फिर वो 70,000 रुपये आ गया। उसको 2 लाख रुपए इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। और आजकल 20-25 हज़ार रुपये से ऊपर कहीं भी सैलरी नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, MBA कर रखी है और आप छोटे मोटे कोर्सेज करके बैठे तो आपको 20 से 22 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। यस, तो आप 18,000 कमाते हैं, 18,000 में आप 10,000 घर भी देंगे, घर खर्च भी होगा, छोटा मोटा खर्चा आपका भी होगा कि इंसान सोच ले चल आज मैं दोस्तों के साथ घूमाऊँ या मैं कुछ कर रहा हूँ या दोस्तों के साथ बैठ जाऊँ, कोई घर आ जाए, घर चल, बाइक है, बाइक की मेंटेनेंस है, 100 चीज़ें हो सकती हैं। वो हो सकता है वो रेंट पे रह रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें मेरा एक और सवाल है कि 2 चीज़ें होती हैं उस केस में कि बच्चा किसके पास है। अगर बच्चा पत्नी के पास है तो एक अंदाज़ा आप मुझे बता दीजिए कितनी परसेंटेज होती है कि मान लो बच्चा नहीं है पत्नी के पास या बच्चा हुआ ही नहीं है, तो पत्नी की मतलब जैसे एक लगा लीजिए कि 50,000 रुपये पति कमाता है और पत्नी के नाम पे जो मेंटेनेंस बनती है वो एक अंदाज़ा कितनी तक की बन सकती है? 1/3। और अगर बच्चा ये एलिजिबिलिटी है 1/3 की, ठीक है। अगर 100 रुपए, मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन से समझाती हूँ, ऑडियंस के लिए भी इजी रहेगा। अगर हस्बैंड 100 रुपए कमाता है तो वाइफ का जो राइट है वो 30 रुपए पे है, ठीक है। ये अपर साइड में आपको बता रही हूँ। मैक्सिमम अब मिले 5 रुपए या 3 रुपए या 10 रुपए, ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, प्योरली कोर्ट का डिस्क्रिशन है। हाउएवर, जैसे मैंने आपको बताया, एज पर रजनीश वर्सेस नेहा, दोनों ही पार्टीज को अपने इनकम, एसेट, लायबिलिटीज, ये सारी डिटेल्स अंडर ओथ ऑन एन एफिडेविट देनी है। और कोई भी पार्टी इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन कंसील करती है या झूठ बोलती है, सो अंडर 340 पर्जरी में लायबल है प्रोसिक्यूट होने के। हमने करवाया 2 लड़कियों को। और अगर लड़की पक्ष के साथ बच्चा भी है तो 100 रुपये में कितने रुपए? हाँ, हाँ। अब उसमें ये डिपेंड करता है कि बच्चे की उम्र क्या है, 2 साल का है, 3 साल का बच्चा है या स्कूल गोइंग है, व्हाटएवर। तो ऑब्वियसली बच्चे का तो देखिए स्कूल का खर्चा, हर चीज़ की रिसीट्स आती हैं, कोई ऐसा हाइड एंड सीक तो है नहीं उसको, क्योंकि हाँ आमतौर पे पत्नियां जो हैं बड़ा इन्फ्लेट करके उसको बढ़ा चढ़ा के लिखती हैं। एक ने तो पीछे अभी अपने कुत्ते के लिए भी पैसे मांगे कि मेरे कुत्ते का महीने का खर्च इतना है जी, ये हाइट से। उनका लाइफस्टाइल है, उनको हाँ, मेंटेन हाँ। करना ही पड़ेगा। कुत्ते के लिए मांग लिए, मतलब अगर देखा जाए तो 100 रुपये में 60 रुपये बच्चे, मैं वही उस पर आ रही हूँ। देखिए उसमें कोई फिक्स वो नहीं है, एक अंदाजा मान सकते हैं। बट उसमें पहले देखिए 2 फैक्टर्स हैं। पहले तो ये देखा जाएगा कि क्या जो वाइफ है, मदर, बच्चे की जो मदर है, क्या वो अर्निंग है या नहीं। यदि वो अर्निंग है तो उनकी कैपेबिलिटी कितना, क्योंकि देखिए बच्चा ना तो अकेला आदमी का है ना ही औरत का है। अगर वो दहेज में नहीं लाई तो ये भी शादी के पहले कहीं से नहीं लाया, बच्चा तो मिलजुल कर करा ना, तो अब उसकी जिम्मेदारी भी हमें मिलजुल कर ही निभानी है, राइट। तो उसमें ये आर्गुमेंट हमारी रहती है, या कोर्ट्स ये देखती हैं कि अगर मदर कमाती है तो कितना कमाती है, तो कितना जो है एक्सपेंस मदर बेयर कर सकती है। अब उसमें और क्या है, ऑब्वियसली मेजर चंक तो फादर के पास ही जाएगा, ठीक है, 60-40 हो जाएगा, 70-30 हो जाएगा। हाउएवर, अगर मदर होम मेकर है या जानबूझ के नौकरी छोड़ देती है, जो कि अमूमन तौर पे हो रहा है आजकल, तो इन दैट केस एवरीथिंग विल गो ऑन फादर एंड ही हैज टू पे। इनफैक्ट अगर मदर्स एक्स्ट्रा अर्न कर रही हैं, एक्स्ट्रा अर्न करने के बाद भी हस्बैंड्स के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है बच्चे को पालने की, उनका खर्चा मेंटेन करने की। इन वन ऑफ माई केसेस ऐसा हुआ है, वाइफ ज़्यादा अर्न कर रही थी इन कंपैरिजन टू हस्बैंड,
और बच्चे का खर्चा बांध दिया गया हस्बैंड के ऊपर, वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिल रही है। एंड ये बेनिफिट है हमारा जो मैम ने मैटर हाँ जी, उसमें ये बेनिफिट हो जाता है। हाँ, रजनीश वर्सेस नेहा में जब आप अपना इनकम एफिडेविट देते हैं 3 साल के ITR के साथ, तो आपके सारा कच्चा चिट्ठा खुलता है कि अगर आपने विदाउट कुछ कंसील किया आप फाइल करते हैं, आप क्या मेंटेन कर रहे हैं अपना, आपका लाइफस्टाइल कैसा, आपका अर्निंग सोर्स क्या है, एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्सेज आपके क्या है, कितना ITR देते हैं। इसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें फाइल करते हैं, फाइल करने के बाद जब ये सामने आता है कि हस्बैंड कम कमा रहे हैं और वाइफ ज़्यादा कमा रही है, फिर भी बच्चा वाइफ के साथ है, तो वो खर्चा महीने का एक बन जाता है जो कि हमेशा हस्बैंड को देना, हमेशा नहीं बट इन मैक्सिमम केसेस देना पड़ता है। कोर्ट ने चेक लगाया है बट टू सम एक्सटेंट। और पत्नी नहीं कमा रही है और बच्चा भी पति के पास है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? पत्नी नहीं कमा रही है तो फिर खर्चा पत्नी का मेंटेनेंस तो पत्नी देना का ही बनेगा। पड़ेगा। और अगर पत्नी कमा रही है और बच्चा पति के पास है? पत्नी का तो बहुत बहुत मैटर्स में ऐसा होता है, सब में नहीं होता, बहुत मैटर्स में होता है, बहुत एक माइनर अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, मैक्सिमम नहीं, बहुत माइनर अमाउंट एक पे करना पड़ता है, बट एज एन एड इंट्री मेंटेनेंस वो आपको देना पड़ता है। और ऐसे कौन से केसेस इनमें आपको पता होंगे कि लगाए जाते हैं आदमियों के ऊपर, जैसे सेक्शन 9 शायद? सेक्शन 9 देखिए, एक जो है ना, मैं इसको बड़ा देखिए, मैं तो कभी नहीं लगवाती मेरे क्लाइंट्स को। मेरे पास जो क्लाइंट्स होते हैं वो सारे मेल होते हैं, तो कोई उसका कोई सेक्शन 9 है क्या? सेक्शन 9 है रेस्टिट्यूशनल ऑफ कंजुगल राइट्स। ठीक है, मैं अब आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि पति या पत्नी जो भी आप मतलब दाम्पत्य जीवन में नहीं रह रहे, या कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छोड़ करके गया है, आइदर ऑफ द पर्सन, तो ये इसलिए लगाई जाती है कि आप कोर्ट इनको इंस्ट्रक्ट करें, इनको पाबंद करें कि ये आए और अपना दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन, मैरिटल लाइफ मेरे साथ में अंडर वन रूफ गुजारे। राइट, तो इसलिए मैं कभी मेरे क्लाइंट से नहीं लगवाती हूँ, बिकॉज मेरे पास सारे मेल्स क्लाइंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे दफ्तर में किसी भी लड़की की कोई एंट्री नहीं है, ना ही मैं कोई केस लेती हूँ लड़कियों का। हाउएवर, अब मेरा ना लगवाने के पीछे जो उसका वजह जो है सॉरी, कि एक लेडी जिसने आपको और आपके पूरे परिवार को पूरे केसेस में लपेट डाला, मार तमाम गंदे से गंदे एलिगेशन लगा दिए, उसको लाओगे क्या, रखोगे क्या? तो मैं तो पहले कह देती हूँ, बेटा रखना है क्या? नहीं मैडम, मतलब ही नहीं है। कैसे रख जब रखना ही नहीं है, लाना ही नहीं है, और हम आने भी नहीं देते हैं और आने देंगे भी नहीं। देखिए, मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है। देखिए, लव, सेक्स, बच्चे, ये शादी के बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सबसे जो पहली चीज है शादी के रिश्ते में, वो है विश्वास, ट्रस्ट। ट्रस्ट या तो 100% होगा या 0 होगा, 99.9% बाटा की तरह नहीं हो सकता कि मैं तो इसको जी 80%, 85% ट्रस्ट करता हूं, करती हूं, व्हाटसोएवर। ऐसा नहीं होता। या तो हम किसी पे पूरा भरोसा करते हैं या तो हम नहीं करते हैं। अब जैसे कि छोटी सी बात है, कल रात को मैंने आपको बोला कि मैं सुबह नहीं आ पाऊंगी, बहुत जल्दी है, मैं थक गई हूँ, व्हाटसोएवर, पर फिर मैंने आपको लाइन ऑफ कॉन्फर्मेशन दिया और आपको ये ट्रस्ट तो था ना कि कितने भी बजे आएंगी पर ये पहुंचेंगी, टाइम से आ जाएंगी ये। राइट, तो आपको ऐसा तो नहीं था कि 98% रहा होगा ट्रस्ट, क्योंकि मैंने आपको अगर बोल दिया रात को 10:30 बजे, मैं आपको कह रही हूँ कि मैं पहुंच जाऊंगी, और मैं 10:18 पे यहाँ बाहर खड़ी थी, मैं लेट हुआ। राइट, ठीक है। तो मैं उस ट्रस्ट की बात कर रही हूँ। देखिए, है वो ना, तो है ही। तो और पति पत्नी का जो, देखिए बाकी रिश्तों में क्या है कि हमारे ना कुछ कनेक्ट होता है। एक तो हमारा ब्लड रिलेशन का कनेक्ट होता है, दोस्ती के रिश्ते में भी देखिए वो भी विश्वास पे चलता है, और सालों साल दोस्ती चलती है। क्यों? क्योंकि अंधा विश्वास है। हमने कई बार कहते हैं कि वी आर टू सिस्टर्स, वी आर टू सिस्टर्स बॉर्न फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, हम सोल सिस्टर्स हैं। राइट, तो ये वैसे वाली बात नहीं। लोग कहते हैं कि ये है, कहने को मेरा दोस्त है पर मेरा भाई है ये। और कई दोस्तों का आपने देखा होगा कि बहुत पुरानी पुरानी दोस्ती होती है, तो एक दूसरे की जो व्यवहार है ना, उनके इतने मैच करते हैं, खाने पीने की स्टाइल है, उठने बहुत ज्यादा आ जाता है। बचपन के मतलब तो पहली क्लास के दोस्त भी आज हमारे साथ हैं, हम हाँ, बैठते हैं। हाँ, तो अब मैं वही कह रही हूँ, आपके भी शायद होंगे, सबके बिल्कुल होंगे। नहीं, मेरी तो विमेन फ्रेंड्स केवल 2 हैं एट द एज ऑफ 48, ओनली 2 विमेन फ्रेंड्स, और तब से आज तक चल रही हैं। अच्छा, नई मुझसे बनती नहीं और बाकी मैं बनाना नहीं चाहती। हाँ, वही That's है। it. I have 2 women friends. पुगम पुगाई में 3 तो चाहिए होती हैं, 3 आपके पास हैं।
2 है, तीसरी में होंगी। हाँ, तो हम काफी भाई हैं। में 3 ही चाहिए होती है, हाँ। इससे ज्यादा की जरूरत होती तो है। कहने का मतलब था कि ये जो है सिर्फ ट्रस्ट का मैटर है। और अब आप सेक्शन 9 पे वापस जाते हैं। सेक्शन 9 आप लगा के क्या करेंगे? क्योंकि देखिए बहुत सारे वकील साहब, मैम अग्री करेंगे, ये ट्रेंड है वकीलों का। देखिए उनको तो एक फाइल लिटिगेशन खड़ा करना है, कैसे फीस निकले। बट हम कहते हैं फीस लीजिए, आप जितनी आपकी फीस आपको लगता है ना कि मेरे दिमाग की फीस है, उतनी लीजिए, आप उससे 100 ऊपर जाके लीजिए, बट किसी को गलत मत बताइए। देखिए आप एक डॉक्टर के तरीके से हैं, जितने अच्छे से हम इस चीज़ को जानते हैं कि इस पिटीशन को फाइल करने से क्या नफ़ा होगा और क्या नुकसान होगा, मुझे आज पता है। पर हो सकता है मेरे क्लाइंट को 6 महीने बाद या साल भर बाद पता चले, वो बोले अरे वकील साहब आपको तो पता था, तो आपने क्यों लगवाया मुझसे ये, राइट। तो कोर्ट में लड़के की स्थिति ये होती है कि कोर्ट कहती है तुमने तो सेक्शन 9 लगाया, ले जाओ बीवी को वापस। अब अरे वो कहता है मैं कैसे ले जाऊं, मैं तो उसके साहब इसने तो मेरे ऊपर इतने सारे केसेस लगा रखे हैं, इतना मेरे परिवार को हैरान, आप कैसे? अरे तो भैया तो तुम ही ने तो बोला सेक्शन 9 की एप्लीकेशन पिटीशन तो बेटा तुमने लगाई। ऐसा धर्म संकट और ऐसी खराब परिस्थिति बहुत से लड़कों की हो चुकी है। तो मैं इसीलिए आपके माध्यम से ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी कि लॉ जो है ना, इतना कोई ट्रिकी चीज नहीं है, गूगल पे हर चीज उपलब्ध है। अगर आपके वकील साहब आपको कोई भी सलाह देते हैं तो बेटा उसको एक बार गूगल करके पढ़ना बहुत जरूरी है कि ये इसका मतलब क्या है, ये किस लिए हम फाइल कर रहे हैं, इससे होगा क्या। और जब आप गूगल पे कोई पर्टिकुलर आईपीसी जो कि अब बीएनएस हो चुका है, अगर आप उसको डालेंगे तो आपके पास कई सारे रेफरेंसेस केसेस के भी आएंगे। सो यू कैन रीड वेल, यू कैन अंडरस्टैंड एंड देन मूव फॉरवर्ड। पढ़ेगा इंडिया तभी बचेगा बढ़ेगा इंडिया। नहीं, आज की डेट में तो देखिए वही है बेसिक लॉ की जानकारी पढ़ना तो होना होनी बहुत बहुत जरूरी जरूरी है है। हर एक को। सेक्शन 9 के पॉइंट पे अगर मैं एक चीज बोलूँ, ठीक है, सेक्शन 9 हर कोई नहीं लगाता है, बट बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आप देखते हैं कि अगर बीइंग अ वाइफ मैंने डीवी फाइल किया है, बीइंग अ वाइफ मैंने मेंटेनेंस फाइल किया, लास्टली आके मैं बोलती नहीं जी मुझे रहना है साथ में, आपके साथ इतनी ज्यादा प्रताड़ना आपके साथ हो रही है, आए दिन गाली गलौज हो रही है, आए दिन आपके साथ मारपिटाई हो रही है, खाना आपको नहीं मिल रहा है, फिर भी आप उस हस्बैंड के साथ रहना चाहते हो। लास्टली जैसे ही अमाउंट आपको एक सेटलमेंट का मिल जाता है, जो कि एक सेट फॉर्मेट जाता है, सेटलमेंट जी सेटलमेंट कर लो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हर कोई कोर्ट में आने से डरता है, सुबह से शाम तक कोर्ट में बैठे जी कुछ नहीं हो रहा। कई बार कोर्ट की ऐसी फटकार लगती है कि आप कोने में खड़े हो डर के, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप मेल हो, आपके फेवर में इतना कुछ नहीं है, बट इतना कुछ नहीं है, इक्वल चलते ही है कोर्ट्स। बट यहाँ पे जैसे ही आप बोलना शुरू करते हो कि जी मेरे साथ मारपिटाई हुई है, फिर भी क्या चाहते हो, मुझे साथ में रहना है। अब साथ में रहने के लिए वो फिर रहेगा, फिर एक सेट फॉर्मेट स्टार्ट होगा, फिर एक मेंटेनेंस का अमाउंट बंधेगा। और बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि जाने को तैयार नहीं है पर मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस मिलता है, अपने आप म्यूचुअल डाइवोर्स के आगे हम प्रोसीड करने लगते हैं। मेंटेनेंस पाने के लिए जो एक स्टेप चलना शुरू करती हैं औरतें, वो हमारे कानून को, जो कि हमारे फेवर में ऑल्दो हमारे फेवर के लिए बनाया गया है, बट ये मिसयूज़ करते हुए इसको हम अपना स्टेप बनाते हैं खुद को एनरिच करने के लिए कि हम यहाँ से खुद अमीर हो सकते, अमीर ऐसे नहीं बट हाँ कम मेहनत करके हम अपना सर्वाइवल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं फिर एक बार उस पे आऊँगा कि शादी जब इंसान करता है, आजकल जिस हिसाब से लड़के डर रहे हैं शादी करने से, बहुत सारे लड़के मेरी नज़र में जो डर रहे हैं, अब उनके यही सवाल हैं कि शादी करने पहले से ऐसा क्या किया जाए कि बाद में इन चीज़ों को लेकर मैं परेशान ना हूँ, क्योंकि रिश्ते टूटना बहुत आसान हो गया आजकल, बहुत फ्रेजाइल है। हाँ, तो उसके लिए कर फिर भी अगर लड़की राजी होती है कि आप अगर ये करना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं ठीक हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो उसको लेकर वो क्या क्या वो मेरे को लगता है सतीश जी, मैंने आगे भी ये बात पहले भी बोली है, और बहुत से लड़कों को जो अगर मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, जिनकी शादी उनकी बात चलती है या मैरिजेबल एज के होते हैं, प्रेशर होता है घर से, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप ये करें। देखिए मानने नहीं है, कोर्ट कल को मानेगी नहीं मानेगी, इसके लिए मैं आज इसको कहना मेरे लिए संभव नहीं है। हाउएवर एक आपके लिए सेफगार्डिंग तो जरूर हो जाएगी कि दोनों अगर लड़का लड़की चले जाएं शादी के बाद या शादी से पहले कि ये मेरे से दहेज नहीं ले रहा है और हमारी शादी है, हाँ, हम 11 रुपए शगुन पे शादी कर रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, और आगे whatever, से अगर हम जो भी खाना खिला रहे हैं या जो भी हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कुछ भी, मैं कह रही हूँ अगर दे रहे हैं तो देखिए पहली बात तो देना और लेना दोनों अपराध है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। तो जितना लेना अपराध है उतना देना भी अपराध है। मैंने तो बहुत सारे लड़कियों को ये बोला जब मुझसे आकर कहते हैं कि अरे भाई तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं करी। कंप्लेंट कैसे करते, क्योंकि दे तो हम खुद रहे थे।
हम भी तो अपराधी थे ना उतने बड़े। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि योगी सरकार ने ये बात बोली है, आप मेरा एक इस पे GN TV पे एक इंटरव्यू भी आया था, इस पर डिबेट थी कि हर एक मैरिज को रजिस्टर कराया जाए, मैरिज रजिस्ट्रेशन मस्ट है, और उसमें दोनों ही पक्षों को, लड़का और लड़की को, एक एफिडेविट देना है कि क्या लिया क्या दिया, ब्यौरा, मतलब पूरा ब्यौरा देना है। वो एप्लीकेबल हुआ या नहीं मुझे नहीं पता, इट इज़ नॉट ईजी। और उनका मेन था कि हर एक शादी जो है वो रजिस्टर हो, वरना मैरिज रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं होता है। वो तो अगर पासपोर्ट बनवाना है या कुछ और वजह है तब होता है, वरना इंडिया में मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो इस वजह से एक तो उन्होंने कहा कि 100% मैरिजेस रजिस्टर होंगी, तो एक रिकॉर्ड, एक डेटा मेंटेन किया जा सकता है। तो ये चीज़ है। तो इसमें इंसान अगर ये चाहे तो फिर अगर वो लड़की राजी है तो देखिए ये बहुत अच्छी बहुत बात है। अच्छा मतलब टिप इसमें- चेक है सतीश जी, अगर तो लड़की और लड़की के परिवार वाले एग्री करते हैं, हाँ, तो दैट बहुत मीन्स अच्छी बात है। थिंग्स आर गुड, it looks good, it would be a good picture. However, if they don't agree, that means it's a red flag. घर उल्टे पैर सीधा, हाँ, बिल्कुल, वो जाना भी तुरंत चाहिए। 11 नंबर की गाड़ी पकड़ के घर। नहीं तो फिर बाद में कोर्ट जाना पड़ेगा। बस बस बस। कोई ऐसे केसेस, अनोखे केसेस आपके पास आए हो जिनको लेकर आपको लगता हो कि भाई बिल्कुल इंटरेस्टिंग केसेस हों, या कहीं आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि भाई ये केसेस मेरे को याद रह गया? या आप दोनों से सवाल है, आप दोनों अपने अपने केस एक्सपीरियंस इसमें शेयर कर सकते हैं। देखिए याद तो मुझे मेरे सारे केसेस ही हैं, क्योंकि मैं बहुत हैंडफुल केसेस ही लेती हूँ, बहुत बड़ी टीम के साथ नहीं, एक दो लोगों के साथ ही, मतलब जो मेरे साथ काम करते हैं। और मुझे लगता है कि मैम भी एग्री करेंगे कि एक अधिवक्ता को किसी की, देखिए हम एक जरिया हैं आपकी बात को वहाँ कोर्ट तक पहुँचाने का, ठीक है। अगर मैं कोई चीज़ मिस करती हूँ तो उसमें मेरा उतना नुकसान नहीं है सतीश जी, जितना नुकसान वो आपका होगा, बिल्कुल। ठीक है। तो मुझे वो जरिया बनने के लिए पहले मुझे आपकी उस कहानी का हिस्सा बनना पड़ता है, मुझे आपकी वो कहानी जो है थोड़ी सी जीनी पड़ती है। अब उसको जीने के लिए मुझे जो आपने बताया, और जो आप मुझे, मैं नॉर्मली प्रेफर करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, बोलती हूँ कि आप मुझे बुलेट पॉइंट से मतलब जिस दिन से आप अपनी पत्नी को पहली बार मिले वहां से लेकर टिल डेट तक, जिस दिन आप मेरे दफ्तर की सीढ़ी पर चढ़े वहां से लेकर अब तक की छोटी बड़ी चीज, वन लाइनर मुझे बनाकर दे दे, फिर वो 5 पेज में आए कि 10 पेज में आए। अब उसको क्या होता है, एक तो हमें उससे ड्राफ्टिंग करने में आसानी होती है, दूसरा हम जब उसको बार बार पढ़ते हैं ना, तो आपको डेट्स, टाइम, इवेंट, सारी कहानी पूरी जो है वो याद हो जाती है। वो हमारे लिए पूरा डेली सोप की तरह कि अब ये एपिसोड में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, वैसे हो जाता है। तो कमिंग टू दैट पॉइंट, तो मुझे तो केसेस इसलिए याद रहते हैं, बट अब एक आध केसेस का रेफरेंस दे देती हूँ। एक केस मेरे पास है जिसमें बनती तो शुरुआत से नहीं थी, पर बात बिगड़ी शुरू में इस बात पर, जैसे कि जब शादी की बातचीत चल रही थी, वेन्यू वगैरह डिसाइड हो रहा था, तो आपस में दोनों ने बात करी होगी कि हनीमून पर कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो लड़की का मन था सिंगापुर जाने का, अच्छा, ठीक है। तो उसने कहा जी ठीक है, देखेंगे, प्लान करेंगे, जैसा समय होगा देखेंगे, मतलब देखेंगे। सो इट इज़ नॉट अ प्रॉमिस। ये मैंने बात पहले भी कही है, मैं दोबारा भी कह रही हूँ, शायद ऑडियंस को इस पर क्लैरिटी नहीं आई थी, जबकि मैंने क्लैरिटी डाली उसके ऊपर, बट सिलेक्टिव है ना हमारी जो ऑडियंस है, खासतौर से महिला जो जितनी है, उनको वही देखना है। झूठ क्यों बोला उसने? झूठ नहीं बोला। जैसे आज आपने भी, आपकी भी अगर बात चलेगी तो आप भी तो यही कहेंगे कि देखेंगे, बट शादी के बाद बहुत परिस्थितियां, छुट्टी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हो सकता है उतना बजट नहीं रहा हो। भाई अब मिडिल क्लास जो व्यक्ति है वो, उसके सपने तो बहुत बड़े होते हैं, बट हर सपने को समय पे ही जाकर अचीव किया जा सकता है। तो अब जबकि लड़के की अगर इंटेंशन खराब होती सतीश जी, तो वो उसका पासपोर्ट भी नहीं बनवाता। पासपोर्ट भी लड़के ने ही बनवाया शादी से पहले ही लड़की का, ठीक है, तो उसके मेडन नेम पे ही बना हुआ है। और उसके बाद परिस्थिति नहीं थी, कुछ छुट्टियां नहीं, जॉब का इशू था, वो सिंगापुर नहीं गए। अब वहां से ये टिफ चली, शादी 2-2.5 साल चली, 2-2.5 साल में एक बच्ची भी हुई। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, उस लेडी को ये है कि लड़की क्यों पैदा हो गई। सुनिएगा, उस लेडी को, मदर को ये प्रॉब्लम है अच्छा, कि लड़की क्यों पैदा हो गई।
तो इस बात से वो जैसे खुद ही खींचती सी रहती थी, चिड़चिड़ाहट उसके व्यवहार में, बच्ची का भी नहीं ध्यान रखना। तो ऑब्वियसली हस्बैंड है तो फिर ये कहेगा ना कि भाई बच्चे को क्यों ऐसे वो कर रहे हो, बात छोटे से बच्चे को मार देना, या मतलब एक हेट्रेड, नफरत सी, मतलब वो खिजान सी थी। क्योंकि लड़की की जो मदर से वो जो उसकी फीडिंग करी जाती थी कि लड़का, क्योंकि उनके घर में सारी बेटियां हैं, तो वहां से उनकी ये फीडिंग चलती थी कि नहीं बेटा होना चाहिए। जबकि ये जो फैमिली है, छोटी सी फैमिली, एक भाई बहन है, तो हम लोग तो कैसे कहते हैं कि पहला बच्चा अगर बेटी हो तो लक्ष्मी आई है। हाँ। तो इस बात से, और मतलब वो कहते हैं ना, फिर एक चीज बनी दूसरी बनी, पाइलअप होती है, क्योंकि हम प्रेजुडाइज्ड हो जाते हैं बड़े। उसके बाद मैडम बिना किसी वजह के अपने घर आ गई, बुलाया, कितनी बार गए, रिश्तेदार लोग गए, और लड़की वाले वहाँ से, लड़के वाले, सारी फैमिली आई, सारे लोगों को बिठाया, रिश्तेदारी को बिठाया, बातचीत करी गई, अब आएंगे जी, तब आएंगे, अब आना करते करते 1.5 साल उसने अपनी मदर के घर निकाल लिया। अब जब 1.5 साल निकाल लिया तो लड़की का मन उठ गया बाने से। कुछ दिन बाद पर्चा आ गया उसको, वहाँ से एक लीगल नोटिस आ गया, उसमें मार तमाम सामान लिख दिया गया। आज उसके ऊपर 5 केस लगे हुए। ये एक चीज़ हो रहा है कि इस पे पिता का क्या रोल होता है जब घर में एक बच्ची पैदा होती है, एक लक्ष्मी घर में जब आती है, तो उसको क्या सिखाना चाहिए अपनी बच्ची को, और ऐसे घर के कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आज जो ये हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं परिवार का कितना रोल है, कि जिसको लेकर जैसे पिता है घर में, अब उसे पता है कि हम किसी लड़के पे केस कर रहे हैं, हम, और झूठे एलिगेशंस हैं, पिता को तो ये चीज़ें पता होती हैं, और इनका कितना रोल होता है कि, और पिता को ऐसा क्या करना चाहिए। अब जैसे मेरी बच्ची है, वो छोटी है, अब मैं उसको एक संस्कार देता हूँ कि बेटा किसी के साथ गलत नहीं करना, गलत होना ही नहीं चाहिए किसी के, आपके साथ हो जाए पर किसी और के साथ गलत नहीं करना। आज मैं अपनी बेटी को शिक्षा दूंगा ना, तो वो जिसके घर में जाएगी उनके साथ कभी गलत नहीं करेगी, उससे पिता की वो बात बार बार याद आएगी कि मेरे पिता बचपन से एक ही चीज़ सिखाते, किसी के साथ अपना नुकसान हो जाए दूसरे का नहीं होना चाहिए। तो कितना मैटर करता है माँ बाप की परवरिश। यहाँ शुरू से आपके टीचिंग्स, आप उसको क्या सिखा रहे हैं, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल दबना सही है, मैं ये भी नहीं बोलूँगी बिल्कुल दबना, बिल्कुल बोलना, रिबेलियस होना बिल्कुल सही है। इन वन ऑफ माई मैटर्स, मैं लड़के की तरफ से थी एंड हम डाइवोर्स कर रहे थे, पूरी कोशिश करी सेटलमेंट हो जाए, ठीक है, म्यूचुअली दोनों साइड हो जाए। उनकी छोटी बच्ची भी है जो कि शायद पिता के साथ रह रही है अभी। पर जब मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी तो एक्चुअली में जो माँ थी वो सफरर थी। डेली जो हस्बैंड का रूटीन रहता था, ड्रिंक करके आते थे, बेड पे लेट रहना, कुछ अर्निंग नहीं करना। 3 साल तक उसके फादर ने बोला कोई बात नहीं बेटा तू आजा, हम तेरे को डाइवोर्स दिलवा देंगे। बट लेडी ने बोला नहीं पापा मैं यहीं रहूंगी और मैं ट्राई करूंगी, मैं सेटल हूँ। ये कितनी अच्छी बात करी उसने। लास्ट में जब बहुत हद हो गई, अति होने के बाद उसने बोला कि पापा अब नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके पापा की हेल्थ भी डिटेरिएट हो रही थी, गिर रही थी। उन्होंने बोला कि नहीं पापा अब नहीं हो पाएगा। कुछ दिन पहले ही हमने उसका फर्स्ट मोशन फाइल किया। अब यहाँ पे स्थिति ये है कि हमें लग रहा था लड़की गलत है, क्योंकि हमने स्टोरी सुनी है लड़के वालों की तरफ से, हमें नहीं बहुत गलत है बहुत गलत है। अब यहाँ पे आती है वन साइडेड स्टोरी की बात। मैंने जो आपको नरेट किया है आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। अभी तक आपने मैम का वर्जन नहीं सुना है, पर जब आप दोनों वर्जन सुनेंगे आपको पता लगेगा कि एक लेडी कैन बी सफरर, और ऐसे लोगों के लिए ये लॉ पास हुए हैं। अब यहाँ पे जब हम अपनी बेटी को ये बोलते हैं कि बेटा आपको सहना भी नहीं है, अगेन वही एज अ स्वॉर्ड आपको यूज नहीं करना है, एज अ शील्ड। उसकी परवरिश कहीं ना कहीं पिता ने बोला बेटा ये तो गलत हो रहा है, जो हो रहा है वो एक्चुअल गलत था, जहाँ पे पिता ने बोला। पर बच्ची को जो संस्कार थे, बच्ची ने बोला नहीं अभी और थोड़ा देखना चाहिए, जब अति हो जाएगी तब देखेंगे क्या करना है। नहीं तो घर बचाने की बहुत सारी औरतें करती हैं कि आखिरी तक, और लड़के भी करते हैं आखिरी तक की कोशिश हो जाए घर बच जाए। आप देखेंगे अतुल सुभाष जी का जो मैटर है, साइमल्टेनियसली एक और रील बहुत वायरल हुई है नेपाल के एक कपल की। लव मैरिज थी उनकी, और द हस्बैंड गॉट एक्सपायर्ड ड्यू टू कैंसर। ऐसे कैसे वो एक्सपायर हो गए, लास्ट ब्रेथ तक, टिल द लास्ट ब्रेथ वाइफ ने उनका साथ दिया। अब यहाँ पे उनकी टीचिंग्स ही काम आती है। मैं पर्सनली जो मैं अपने मैटर की बता रही थी, मैं पर्सनली उनके फादर से मिली हूँ, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा दानव है। उन्होंने इस चीज़ को डील किया, लड़की वहाँ पे थी, सरवाइव किया, सारे सास ससुर के साथ भी, हस्बैंड के साथ भी, बहुत लोग उसके फैमिली में थे। उसके बावजूद उसने कोशिश करी एडजस्टमेंट हो, नहीं हुआ, फिर उसने अपना एक स्टेप आगे बढ़ाया। ये स्टेप आगे बढ़ाना ओके, और उसने खुद से मना किया कि मैं आगे और कोई केसेस नहीं करूंगी। वो कर सकती थी, बिल्कुल CAW सेल में वो गई, उसने अपना केस वहाँ से वापस ले लिया, क्योंकि शांति सी चीज़ें खत्म हो रही थी।
यहाँ पे उनकी टीचिंग्स जो पेरेंट्स की है वो काम आती हैं कि बेटा परेशान नहीं करना है, पर जब आप परेशान होने लग जाओ आप निकल जाओ वहां से। हाँ। आप मत परेशान मेरे करो हिसाब से किसी अगर को। दोनों के बीच में नहीं बन रही, आप दोनों म्यूचुअली अलग हो जाओ और तरीके से किसी के ऊपर ऐसा मत करो कि सामने वाला परेशान हो। आपके बीच में नहीं बन रही, बेशक वो गलत है आप गलत हो, इजीली आप दोनों अलग हो जाओ और दोनों को एग्री करना भी पड़ेगा। यहाँ पिता का रोल सबसे अहम हो जाता है कि बेटा अलग होना है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। उनका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। बहुत बड़ी सपोर्ट है कि आप उसको सपोर्ट दे कह रहे हो, आप ये कह रहे हो नहीं बेटा इस पे कर, पैसा लेंगे इससे, इसको चीज़ गलत इसको है। परेशान, इसको सबक पिता भी सिखाएंगे। है और देखिए पेरेंट्स माता पिता के ये दोनों का ही स्कूल है। देखिए संस्कारों का कोई जो है ना विकल्प नहीं है, हाँ। उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो आपने अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। तो और अपब्रिंगिंग जो जिस तरह से आजकल हो रहा है ना, वो जैसे कि अभी आप भी बता रहे थे, ये सारा अपब्रिंगिंग का खेल है। ये एक दिन में ट्यूनर नहीं घूम गया बच्चे का, लड़का हो या लड़की हो, खास तौर से जो भी हो ही रहा है, लड़कियां कर रही हैं, ये ट्यूनर एक दिन में नहीं घूमा। ये अपब्रिंगिंग बचपन से ऐसी सोच, ऐसी प्रवृत्ति डेवलप करी गई है। तो आज आप अगर उसको मना भी करेंगे कि नहीं बेटा गलत चीज है, हम किसी को क्यों परेशान करें, तो उसको लगेगा अरे मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है, इनको क्या हो गया, ये ऐसी बेकी बेकी बातें क्यों कर रहे हैं। पेरेंट्स के लिए भी ये जरूरी है कि वो अपने बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हैं और कितना सही और गलत समझा पा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात दोनों है के, कि लड़का आप हो या लड़की हो, दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पेरेंट्स क्या समझा रहे हैं उनको समझना भी जरूरी है। बट आजकल के जो जेन जीज हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप है, अपने माइंड से उनको लगता है जी हम बहुत मेच्योर हैं, बाकी और किसी को कुछ समझ नहीं है। बट पेरेंट्स का रूल यहाँ पे क्या आता है, बेटा आप यहाँ पे गलत हो, या लड़का हो या हाँ, लड़की लड़की बिल्कुल, बिल्कुल कहना ही समझाना चाहिए। दोनों को जरूरी है। समझाना दोनों को बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से कि जो लड़की वाले हैं उन्हें लड़के का पक्ष ज्यादा रखना चाहिए, अगर जब तक वो गलत नहीं है। और यहाँ पे क्या है कि जो माँ बाप हैं लड़के के, उसे लड़की का पक्ष है कि भाई ये इसका बनता है, नहीं तुझे करना पड़ेगा, हाँ हम भी साथ हैं इसके। उससे क्या होता है कि जब बच्चा कुछ गलत करने जाता है तो सोचता है यार मेरे माँ बाप इसका सपोर्ट करते हैं, और जब वो गलत करने जाते हैं मेरे माँ बाप इसका सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे दोनों एडजस्टमेंट करते हैं और एक अच्छी लाइफ अपने बच्चे को भी अच्छी लाइफ। अलग हो गई तो बच्चे की लाइफ तो खत्म हो जाती है काफ़ी हद तक, मगर एक अच्छी लाइफ बच्चे को देने के लिए कहीं ना कहीं देखो सेक्रीफाइसेस तो है ना, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी नौकरी लगेगी ना, और नौकरी में जाओगे तभी तो पैसे आएंगे ना जेब में, तो ये चीज़ें हैं। तो सेक्रीफाइसेस तो लाइफ में हैं, खुशी खुशी करो। देखो लड़ना सबको पड़ेगा, पर लड़ने के लिए ताकत तो लगानी पड़ेगी ना, ताकत कहाँ से आएगी। तो वो जरूरी है कि आपको खुशी से करना है या रो के करना है, करना जरूर है, करना तो होना तो है ही। वो वही आपके समझाने का पार्ट पहले आता है कि अगर आप अपने मैट्रिमोनियल घर में हो, आप अपने ससुराल में भी हो, सास ससुर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर वो लड़की ये बोलती है कि डेली वो ड्रिंक करके आता है, तो यहाँ पे पेरेंट्स का क्या रोल है उनके ससुराल वालों का, कि क्यों ड्रिंक करके आते हो तुम, हाँ, तुम्हें ऐसे वो उसको बिल्कुल मार होना पिटाई ही नहीं चाहिए। करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे अगर वो सामंजस्य बैठा के इनको भी समझाते हैं और उनको भी समझाते हैं, लड़की को भी और लड़के को भी, तो एक मैट्रिमोनियल लाइफ आपकी बहुत स्मूथ। बहुत सारे मैं ऐसे घर भी देखता हूँ, आज ज़्यादा घर नहीं देखता, कुछ ऐसे घर हैं जिनको जो मैं आज जानता हूँ कि जहाँ पे मतलब सास दामाद की साइड होती है और वो कहती है तूने ऊंची आवाज़ में बात क्यों करी, नहीं नहीं तू बोल सकती है मगर ऊंची आवाज़ में ऊंची आवाज में बिल्कुल नहीं, इज्जत पूरी देनी है उसको। तो ये है, और वहाँ वो दामाद को ही बोल रही है कि बेटा ये चीज़ गलत है, मगर बच्ची को अपनी बच्ची को ही बोल रही है। तो यहाँ पे चीज़ें हमें समझनी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये सारे संस्कार इंडियंस में तो ये थे, इंडियंस में इज्जत करना बड़ों की और इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरी थी। लक्ष्मी ऐसे नहीं कहा जाता था किसी भी लेडी को, लक्ष्मी का मतलब है कि लक्ष्मी से नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। पति का बनता है 10% पति पहले ऐसे 90% थे, मगर 10% ऐसे भी थे जो वाकई में इज्जत करते थे। और मैंने घरों में बरकतें देखी हैं जहाँ आज भी इज्जतें एक दूसरे की करी जाती हैं, गुस्सा एक दूसरे का सहन करा जाता है। मैंने आज भी वो घर देखे जिनके घर में बरकतें हैं, कभी झगड़े नहीं देखे। तो हैं, मगर उसके लिए सेक्रीफाइस दोनों साइड से होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मैम। एक छोटा सा केस रह गया, मैं उसको और आपसे वो कर लूँ। एक्सटोर्शन बाई पुलिस, और एक दूसरा होता है कि जो अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं जी। और इसमें दो चीज़ें आती हैं कि वकील पे कितना भरोसा किया जाए। वकील दो तरीके के होते हैं, एक वकील होता है भगवान की, आपकी बात को जैसे पुजारी होता है ना, आपकी प्रार्थना मंत्रों के थ्रू वो भगवान तक पहुंचाता है, एक मानना है हमारे यहाँ। तो उसमें कुछ जगह ये भी सुनने को मिलता है कि वकील क्या करता है, सरकारी वकील ले लिया गया। अब सरकारी वकील कहता है कि मेरे को तो सैलरी मिल ही रही है, मैं क्यों ना करूं इन दोनों की आपस में मीटिंग का एक जरिया बन जाऊं, और उस लड़के को ये बोलूं कि भाई दे दे पैसे, नहीं तो कब तक ऐसे ही परेशान होगा वो। मतलब
वहाँ उसको भी तरीके से अपने मैनुपुलेट करता है, और लड़की वालों को भी कि 5 में नहीं 3 में राजी हो, उसे हो जाता है कि 3 में नहीं 5 में। अब वहाँ 5 में राजी करके 1.5-2 लाख खुद ले जाता है, ऐसे केसेस हैं। और 2 लाख खुद ले गया, 3 लाख लड़की वालों को दिलवा दिया। हम क्या अपना केस खुद लड़ सकते हैं, या ये अधिकार है, या फिर इसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्या होता है? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर व्यक्ति को अपना केस लड़ने का अधिकार है। ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये राइट देता है, ये हमारे राइट्स में है, ठीक है। और इसकी एक नॉर्मल सी सिंपल सी एप्लीकेशन बनती है 1 पेज की कि मैं अपना ये केस जो है खुद कंटेस्ट करना चाहता हूँ। आपको जो भी जिस कंसर्न कोर्ट LLB कर रखी है, नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप कोर्ट कंसर्न कोर्ट में दें और जज साहब जो है नॉर्मली उसको अप्रूव करते हैं। उसमें मेरे को जो एक लगता है कि शायद आप इसको करेक्ट करना, कि कोर्ट में एक जो वकील होता है उसका ये काम होता है कि जो बात बोली गई, उसने सेंटेंस बोला 4 लाइनों का, उसकी एक धारा बन गई। हमने बोला जी मेरे से दहेज लिया, ये लिया, वो लिया, फिर ये हो गया, अब इसकी 498 धारा, मतलब इतने सारे वर्ड्स का एक मतलब निकाल के रख दिया गया कि 498 धारा है। तो वकील यही करता है, जैसे पंडित करता है कि साहब हम शादी कर रहे हैं, वो मंत्रों को बोलता है। तो कहने का मतलब उसको एक भगवान के उसमें या जज साहब के सामने एक इतनी बड़ी बात को एक छोटी सी बात में सिर्फ 498 का ही है, तो वो समझ जाता है कि इसकी पूरी कहानी क्या है। तो वही है कि अब एक जब अपना इंसान खुद केस लड़ता है तो वो तो 498 को इतना जानता नहीं, तो वो तो बातें ही बताएगा। अब जज को समझना है कि 498 की बात कर रहा है। ऐसा नहीं होता। देखिए अगर हमें ये राइट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई उठ के कचहरी पहुंच जाएगा, है ना। पर जिसके अंदर जिसको देखिए मैंने जैसे अभी आपको बताया गूगल पे सब चीज अवेलेबल है, सारा आईपीसी सीआरपीसी सब कुछ दिया है। अब तो बीएनएस और बीएनएसएस हो गया, तो सब कुछ वो दिया है। आप गूगल से पढ़िए, किताब खरीद लीजिए। और ये क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अच्छा। और भारतीय नागरिक संहिता न्याय संहिता संहिता, ठीक है। तो बीएनएस जो 1 जुलाई 2024 से हो गया, तो 2024 1 जुलाई 2024। तो मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ, तो उसका मतलब ये नहीं था कि जिसको अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा ना, या उसको थोड़ा बहुत पढ़ना, थोड़ा सा अभ्यास, देखिए अभ्यास तो हर चीज का करना पड़ता है ना। कोई सेल्समैन पैदा होते से तो सेल्समैन नहीं बना था ना। कोई जिम्नास्टिक्स जो करने वाले हैं तो वो उस दिन से तो नहीं बने थे, अभ्यास करा था ना हर चीज का। तो आप उसका अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, उसको गूगल से पढ़ेंगे, यूट्यूब से पढ़ेंगे, बाकी कोई किताब खरीद लेंगे, तो आप हर रेलेवेंट सेक्शन उसमें दिया हुआ है। आजकल तो बहुत आसान है पढ़ना। तो तैयारी तो देखिए वकील से ज़्यादा तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये धाराएं याद करना इतना आसान काम नहीं होता है। बट यस, अब जैसे कि मैट्रिमोनियल केसेस हैं तो ले दे के वही 30-35 सेक्शन ही है जो उसके रिवॉल्व करते हैं, तो उसमें ही आपको उतना ही दिमाग लगाना है अगर आप ऐसा मैट्रिमोनियल मैटर खुद करने जा रहे हैं। इसको हम हमारी लैंग्वेज में कहते हैं पार्ट इन पर्सन। तो पार्ट इन पर्सन की एप्लीकेशन आप कंसर्न कोर्ट में देंगे। हाँ, थोड़ा सा देखिए आपको सामने वाला जो भी एडवोकेट होते हैं थोड़ा सा डराते तो हैं ही हैं, और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका वो होता है, बिकॉज अब ये आपको पता है ना कि मैं नया खिलाड़ी हूँ या मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, और सामने वाला वकील आपको 2-3 तारीख पे दबाने की बहुत कोशिश करेगा। बट अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, तो कर सकते हैं आप। जब वकील करे तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए मैंने बहुत सरकास्टिक स्टेटमेंट है, मैं फिर कह देती हूँ कि अपने वकील से अपनी रक्षा करना भी बहुत बड़ा काम है आज की डेट में, बहुत जरूरी, ठीक है। तो देयर इज नो गुड और बैड लॉयर, ऑल आर वेरी गुड, बट इन चीज़ों के लिए तो आपको यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। कि आप देखिए अगर आपने वकील के साथ, अपने वकील साहब के साथ आप कोर्ट्स की हियरिंग में जा रहे हैं, जैसे 2 दिन 3 दिन पहले तैयारी होती है कि फला तारीख को तारीख आ रही है, उस दिन ये रिप्लाई देना है या ये है, तो अगर आप उनके साथ तारीख पर जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि जो हमने डिस्कस किया, जो हमारी प्लानिंग हुई, इज ही डूइंग एवरीथिंग, क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो उसके लिए देखो आपको उनकी परछाई बनना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के भरोसे रह जाएंगे तो फिर तो दाल में काला होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये है। दूसरा एक चीज और होती है, इसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी। इसके लिए जरूरी आपका क्या है कि जैसे ही आप पहली मीटिंग करते हैं, पहली मीटिंग में आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपको क्या चाहिए।
आपकी डिजायर विद द मैटर वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है, और जो राह आपने चुनी है क्या उसी राह पे हम अग्रसर हैं वो देखना, उस पे हमें अपनी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि सर अगर आप ये कर रहे हैं क्या ये इस तरफ जो हमने डिसाइड किया था उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपको अपना एक आई रखना हुआ बहुत ज़रूरी है कि वो क्या काम कर रहे हैं, जो हमने सोचा था क्या हम उसी राह पे चल रहे हैं या लास्टली एक लंबी बैटल फाइट करके हम फिर सेटलमेंट पे आ रहे हैं। दूसरी एक चीज़ और है कि 100, 200, 500 किलोमीटर दूर केस होते हैं। लड़की से शादी हुई, आपने उस पर आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स भी हैं और वैसे भी डेटिंग ऐप्स हैं, उस पर आपने लड़की पसंद करी, शादी हो गई, बहुत बढ़िया हो गया। और जब केसेस की बात आई, जब केस लगे तो उसने अपने राज्य में लगा दिया, आप अपने राज्य में। अब इतनी दूर जाना आना, उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या कोई सॉल्यूशन ऐसा है? कोई solution कोई एप्लीकेशन होगी सर मेरे को दूर पड़ता है कुछ? लड़की के लिए प्रेफरेंस है, लड़की जहाँ चाहे, जिस स्टेट में चाहे, जिस सिटी में चाहे अपना केस ट्रांसफर करा सकती है। ये सुविधा लड़की को मिलती है, लड़के को ये सुविधा नहीं मिलती है। 100-150 किलोमीटर कोई लड़का जा रहा है या मैं कहती हूँ 1000 किलोमीटर। मैंने लोगों को देखा है चेन्नई से बॉम्बे आते हुए, बैंगलोर से बॉम्बे आते हुए, बैंगलोर से अहमदाबाद आते हुए। अतुल सुभाष भी तो जा ही रहा था बैंगलोर से जौनपुर। हाँ, बहुत कितना 2 साल में 120 तारीख, 120 तारीख। तो इसका कोई रास्ता नहीं है। और लड़की जहाँ अपने उसका मायका है, ससुराल जिस शहर में है, जिस सिटी में है, स्टेट में है, प्लस तीसरी जगह जहाँ वो बहुत लंबे समय एक साथ रहे हैं पति पत्नी की तरह, वो कहीं से भी कर सकती है। ठीक है मैम। यही, और एक 376 है, उसमें क्या कुछ है जो हम कर सकते हैं लड़कों की सेफ्टी के लिए अगर उसमें झूठे एलिगेशंस लगे हुए हैं? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बचाव के लिए कर सकते हाँ, हैं? बचाव मतलब के लिए प्रिवेंशन या क्योर की बात कर रहे एक हैं आप? लड़के को पता है कि मैंने इसमें कुछ नहीं करा, मैं इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं, छेड़खानी, या शायद 354 होती होगी, 354 वो 354 है। अच्छा। 376 रेप है। अच्छा, 354 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक कुछ बयान दिए हैं, उसको सरल भाषा में आप अगर समझा पाए तो। 354 को लेके अभी 1 जनवरी को सुप्रीम हाँ, कोर्ट ने बोला 1 है, या और 2 उन्होंने जनवरी। बोला है कि मियर वर्ड्स के बेसिस पे अगर आप प्रोसीड ना करें, आप इंटेंट देखें कि रियली में 354 के कंटेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा कृत्य, ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी क्राइम जो कि एक महिला की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से किया गया हो, तो वो मतलब 354 इंटेंशन दिखनी चाहिए कि इंटेंट वाकई होनी में ऐसा चाहिए। हुआ। हाँ, कि हाँ। अगर ऐसा नहीं है तो ये केस उसकी श्रेणी में नहीं आएगा। नहीं करना चाहिए। आपने सिंपल हाथ पकड़ के अगर खींचा है तो इट्स नॉर्मल, बट आपने उसका इंटेंशन आपका ऐसा रहे कि आपने उसको टच कर दिया इस तरह से ताकि आप उसकी मोडेसिटी को हार्म करें। इंटेंशन को देखना जरूरी है। पुलिस के पास जब एफआईआर होती है या एफआईआर से पहले उसे बुलाया जाता है तो एक आम आदमी के क्या अधिकार होते हैं? डिपेंड किस धारा की एफआईआर है। देखिए, कुछ एक जो धाराएं हैं आईपीसी 376 का ही मैं कह देती हूँ, कुछ एक धाराओं में इमीडिएट अरेस्ट है। अच्छा, ठीक है। कुछ एक धाराओं में जैसे कि 498 में भी पहले ऑटोमेटिक अरेस्ट था, जैसे ही आपकी एफआईआर दर्ज हुई ऑटोमेटिक पुलिस सबको उठा लेगी। ठीक है। अरनेश कुमार की 2013 में जो गाइडलाइन आई, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो उसके बाद से उसमें अमेंडमेंट आए और अब उसमें जो है ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होता है। और ऑब्वियसली 498 है, अब इतना प्रचलित हो गया है कि सारी कोर्ट्स नीचे से ऊपर तक कह चुकी हैं कि इसको अब्यूज़ किया जा रहा है, अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ है और इसका दुरुपयोग करा जा रहा है। इसको सास ससुर के खिलाफ उनको तंग करने की मंशा से, पति को हैरान करने की मंशा से ही किया जा रहा है। तो उसमें एक 41A का नोटिस पुलिस देती है आपको टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। वो आपको इतला करती है कि साहब आपके नाम पे फला फला मैडम के वाइफ की तरफ से ये एफआईआर दर्ज करी गई है, प्राथमिकी नंबर ये है, और आपको नोटिस भेजती है। व्हाट्सएप पे भी भेज सकती है, वो भी माना जाता है, ईमेल पे भी भेज सकती है। और अगर आप उसी शहर में रहते हैं तो आपको पुलिस बुलाएगी थाने और आपसे बातचीत करके आपको वो दे देगी, बोलेगी फला दिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने आना। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से ज्वाइन करते हैं, पूरा उसको कोऑपरेट करते हैं पुलिस को, तो आपका अरेस्ट नहीं होगा। जिस दिन आपकी चार्जशीट पेश होगी उसके बाद आपको रेगुलर बेल लेनी है इसमें, जो आपको कोर्ट देती है, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसलिए आपको, और पुलिस उसमें लिख कर देती है कि इन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन में हमारा सहयोग करा है, तो इनकी गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है या नहीं थी, तो कोर्ट आपको रेगुलर बेल दे देती है। पुलिस अगर ज़बरदस्ती साइन करा ले किसी चीज़ पे, जैसे
दहेज नहीं लिया और पुलिस लिखवा ले कि लिख, नहीं, एडमिसिबल नहीं होते हैं जो स्टेटमेंट मतलब अगर आप कोर्ट में जो लड़का जा रहा है अगर वो बोल दे मेरे से जबरदस्ती साइन कराए गए हैं और ऐसा कोई सबूत भी नहीं है, कुछ नहीं है, पर यहाँ इन्होंने जबरदस्ती करी है, बोल सकते हैं। बोल आप सकते एक हैं। चीज देखिए, हर 14 दिन के बाद एक अक्यूज को पेश किया जाता है कोर्ट में। क्यों किया जाता है? ताकि उसकी सेफ्टी, उसकी हालचाल पूछा जाए। पहले यही पूछते हैं जैसा आपकी आपको लगी है कहीं मार पिटाई हुई है, नहीं, कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस चीज़ से वाकिफ है कि हरासमेंट होता है, वहाँ पे उनकी मार पिटाई होती है। इसीलिए वहाँ पे जितने आप सिग्नेचर करेंगे, हमारा एविडेंस एक्ट भी ये बोलता है कि जहाँ पे आप कभी साइन कर देते हैं, पुलिस स्टेशन में दिया गया कोई भी स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होता। साइन वो करवाते हैं, करना नहीं चाहिए, बट ज़बरदस्ती जहाँ होती है वो साइन करवा लेते हैं। उसको हम एडमिसिबल फैक्ट्स नहीं मानते हैं अनलेस उसको रिवर्ट ना किया जाए। और जो मारपीट के केसेस लगते हैं, जो लड़कियां मतलब आमतौर पर लगाती हैं कि मेरे साथ ससुराल पक्ष ने मारपीट करी है, तो उसको लेकर सबूत मांगे जाते हैं, बिना सबूत के भी हो जाता है? सबूत चाहिए होते सबूत हैं, चाहिए होते वरना वो सिर्फ एक कहानी है। अच्छा। मुझे बिना खाना दिए पहने हुए कपड़ों में रात को 2:30 बजे घर से निकाल दिया, स्टैंडर्ड लाइन है ये सबकी, है ना। तो ये कहना बहुत आसान है, पर इनको साबित करना मुश्किल होता है। कौन कौन से कानून ऐसे हैं जिसके अंदर हम चाहते हैं कि चेंज, जैसे एक ये आपने बताया 498A, 498A में बिना जांच के एक FIR दर्ज कर दी जाती है और उसमें फिर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जबकि लड़के ने कुछ किया ही नहीं होता और उसको कोर्ट जाना पड़ रहा है, बार बार धक्के खाने पड़ रहे हैं। पहले तो मेरे हिसाब से लड़की पक्ष से पूछा जाना चाहिए, उसको कोर्ट में बुलाना चाहिए कि आप सबूत दो पहले, उसके बाद ही लड़के पक्ष को हम परेशान कर देंगे। देखिए सबूत क्या ऐसा लेना वो होना ट्रायल चाहिए? का मैटर है ना, वो मैटर ट्रायल का है। अच्छा, तो पुलिस तो ले लेती है एविडेंस जितने उनको दिए जाते हैं, पर अगर पुलिस को एविडेंस ना दिए जाए तब भी FIR दर्ज होगी? नहीं, एविडेंस तो FIR के बाद ही लिए जाते हैं ना। नहीं, FIR हो गई जी। और एविडेंस पुलिस को नहीं दे पाया, नहीं दे मतलब पाए तो लड़की कुछ पक्ष, नहीं, हाँ कुछ नहीं तो कर उसके बाद सकते। कोर्ट में केस कैसे चला जाएगा? चार्जशीट होएगी ना, चार्जशीट तो करनी है ना। अच्छा, चार्जशीट कोर्ट में मतलब देखिए पुलिस पेश मैं आपको एक डेटा से अवगत करा दूं, हाँ। 498 में 90% केसेस जो है चार्जशीटेड होते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी, उसमें 70% एक्विटल है, 30% कन्विक्शन है। ठीक है। ठीक है, तो अब आप ये समझ के देख लीजिए कि 10% ही केसेस ऐसे हैं जो कि पुलिस चार्जशीट जिसकी नहीं करती, जिसमें फाइनल रिपोर्ट लगाती है, FIR लगाती है। क्योंकि अगर पुलिस चार्जशीट नहीं करेगी और हर दूसरा केस ही झूठा है जो कि, तो पुलिस को लड़की को अंडर 211 प्रोसिक्यूट करना पड़ता है पब्लिक सर्वेंट को झूठे साक्ष्य या झूठी गवाही देने के चक्कर में, तो जो कि पुलिस करना नहीं चाहती है। कौन पंगा लेगा लड़की से, कौन लेगा? और पुलिस बोलती है जी साफ, हमारे पास ऊपर से ऑर्डर है, लड़की आई है जी, FIR लेनी है। FIR लेने के बाद कोर्ट में जो हम जाते हैं, कोर्ट में मतलब लड़के को जब उसकी पेशी होती है कोर्ट में, जब लड़का जाता है और कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या मान सकते हैं कि कितनी हियरिंग उसको झेलनी पड़ सकती है? देखिए एक अंदाजा मैं आपसे ये डिपेंड करता है कि आपके जो वकील साहब हैं वो आपका केस कितनी स्पीड से चलाने के मूड में हैं। अमूमन तौर पर मैंने आपको, जैसे अभी हमने पहले आपने भी कहा और आपने भी बताया कि एक केस तो होता नहीं है, 5 केस लगाए हुए लड़की ने, 5 केस का पैकेज आता है पूरा, ये पूरा बुके है। ठीक है, तो ज़्यादा जो समय और एनर्जी लगाई जाती है वो मेंटेनेंस वाले केस पे, क्योंकि 498 तो आपको परेशान करने के लिए क्रिमिनल केस आपके खिलाफ बनाया गया है ना, ये तो क्रिमिनल केस है। तो वो हमारा फोकस जो है वो तो उगराही पे है, वसूली पे है, हमारा फोकस इस पे है नहीं। तो जनरली नॉर्मली जो लड़की पक्ष के वकील होते हैं वो इसको डिले करते हैं और उसको चलाते हैं, क्योंकि यहाँ से आना शुरू हो जाए। तो इसमें अब लगने को, देखिए हमारे पास केसेस हैं 2.5 साल में भी खत्म हुए, 2 साल में भी हुए, 3 साल में भी, क्योंकि हम तारीख लेने नहीं जाते, हम उस दिन काम करने जाते हैं। और अगर मैं आज आपके केस के लिए कोर्ट गई हूं तो आपके ही केस के लिए गई हूं, सामने वाली पार्टी कितनी देर तक नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्मली टेंडेंसी होती है लंच बाद जाएंगे, वो थक के चले जाएंगे, डेट मिल जाएगी। हम तो बेशरम बन के वहां बैठे हुए हैं। क्यों मैं आपकी एक डेट खराब करूं? क्यों केस को मैं आगे ना बढ़ाऊं? क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट आपके क्रिमिनल केस को भी आगे बढ़ाने में है, क्योंकि मैं भी तो दिखाऊं, आपको भी तो क्लीन चिट दिलानी है मुझे, मैं भी तो दिखाऊं कि इस पुरुष का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है जो इसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, तो इस भली बंदी को किस बात के पैसे दिलवाने हैं। पर्पस यही रहता है, टारगेट इनका यही है कि थका दें, थकने के बाद इवेंचुअली वो आएंगे, मैटर सेटल करेंगे। बस जो भी थे हमारे सवाल ख़त्म हो गए, मगर आप लोगों को नमन है कि आप लोग लड़कों के लिए
इतने एफर्ट्स करते हैं और उनकी एक आवाज़ बनते हैं, और वकील के रूप में आवाज़ बनना बहुत बड़ी बात है, जो अमूमन देखा नहीं जाता। हर जगह जो होते हैं, चाहे लड़का ही लड़के का केस लड़ रहा हो ना, तो वहाँ भी बड़ी दिक्कत आती है। मतलब ये नहीं कि वो सीधा कहता है कि 5 लाख में करा देता हूँ सेटलमेंट। तो मतलब सारा खेल कहीं ना कहीं सबके दिमाग में पैसों को लेकर है, कि पैसा ही मेन वही है, उसको लेकर ये सहारे लिए जाते हैं। हवाई इतनी ज्यादा हवा इतनी चल गई है ना, खराब क्योंकि चल गई है। न्यूज में भी रिपोर्ट होते हैं। अब देखिए, आपको जब से ये इंटरनेट आया ना, ये चीजें बड़ी एक हमारी हथेली पे पड़ी हुई हैं। दिन भर अलर्ट आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप देखिए, लोग फेसबुक पे कई ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, उस पर डालते हैं, रील्स बना के डालते हैं। तो अब सच्चाई कोई, हम कितनी बार, हमेशा लोगों को मैं कहती हूँ कि डोंट गो बाय दी हेडलाइंस, आप नीचे जजमेंट पढ़िए पूरी। कितनी जगह पे अभी देखिए, पीछे 2-3 सुप्रीम कोर्ट के ही वो थे कि वाइफ को विमेन शुड नॉट सिट आइडल, मतलब खाली नहीं बैठना चाहिए। और ये सिर्फ ये स्रोत नहीं है, पति जो है वो स्रोत नहीं है, या उसको एटीएम मत बनाओ, ये स्रोत नहीं है कि तुम इनसे पैसा ही खींचो। बट अगर आप उसके जजमेंट में देखेंगे तो 30 लाख रुपए एलिमनी दिलवाई हुई है। अरे ये पूरी लॉबी है सतीश जी, आप समझने की कोशिश करें। एक देखिए, अगर परिवार में 4 लोग हैं, बहन, मम्मी, पापा, भाई, एक और है अगर आपका, तो 4 लोग भी मोटा, चलो 3 मान के चलते हैं। पर पर्सन पुलिस चार्जशीट लड़के के नाम अमूमन होती है, नाम हटाने के 25,000 से 30,000 रुपए लेती है पर पर्सन। तो अगर 3 लोगों के नाम हटे तो लाख रुपया तो पुलिस ने बनाया। उसके बाद एक वकील आएगा जो आपको 437 की एप्लीकेशन फाइल करके आपको रेगुलर बेल दिलाएगा, 25,000 रुपए वो ले जाएगा उस दिन। आप ये देखें, लॉ इतना खूबसूरत पूरी बना लॉबी हुआ है ये। इतना खूबसूरत लॉ है हमारा। डीवी में अगर आप देखेंगे, अग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन में एक विमेन आती है। विमेन कैन बी अ विमेन फ्रॉम द हस्बैंड साइड। हस्बैंड के घर की विमेन हो सकती है जो कि प्रताड़ित है बहू के थ्रू। बहुएं मारती हैं ऐसा नहीं बहुत अच्छे से हाथ उठाती हैं। अग्रीव्ड पर्सन में जब विमेन आ रही है तो यहाँ से केसेस क्यों नहीं आ रहे हैं? वो क्यों नहीं कर रही? वो भी तो कर सकती है ना केसेस। खूबसूरत लॉ को जो कि हमारी सेफ्टी के लिए था, उसको हमने मिसयूज किया। तो टाइम नहीं, मतलब आप देखेंगे अगर इस चीज़ को कंट्रोल अभी इस पे चेक नहीं किया, जो कि ऑनरेबल कोर्ट्स कर रही हैं चेक करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए। जब पर एक मेजर इंसिडेंट होता है तो उसके बाद एक गाइडलाइंस आती हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, गाइडलाइंस आनी चाहिए। 2020 में हमारी जो रजनीश वर्सेस नेहा का आया, 2013 में निर्भया कांड के बाद हमारी जो चीज़ें आ रही हैं, अगर ये चीज़ें नहीं कंट्रोल हुई तो वो टाइम दूर नहीं है जब कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया की जगह वी द वुमेन ऑफ इंडिया हो जाएगा। वो तो है, आज भी है। वो रिटर्न में कहीं ना कहीं आने लगेगा। अग्रीव्ड मतलब कौन? जो सफरर है, एक्चुअली में सफरर है। विमेन जो है वो एक पत्नी विमेन है, विमेन कमीशन के हिसाब से। मैं विमेन नहीं हूं क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी मम्मी विमेन में नहीं आती। मतलब उसी घर में एक बेटी ननंद मतलब और एक मदर इन लॉ है। तो ये बेसिकली हिंदू फैमिली सिस्टम को नष्ट करने का तरीका है और कुछ नहीं है। बाकी ये सब खेल है। आप महिला को दूसरी महिला के खिलाफ भड़का रहे हैं तो फिर सो इट इज नॉट विमेन कमीशन, इट इज बहू कमीशन। लॉज का मिसयूज इतना आप देखेंगे, SC/ST एक्ट्स में इतना मिसयूज करते हैं लोग लॉज का। मेरे अपने फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट SC/ST एक्ट, हम यहाँ रह रहे हैं बिहार में, हमारे अगेंस्ट एक FIR होती है। बताइए, यहाँ पे रहने के बाद हम सफर कर रहे हैं डे टू डे। जब भी कोर्ट्स की डेट लगती है तो हमें बिहार जाना पड़ता है अटेंडेंस लगाने के और लिए। बिहार यही नहीं है, बिहार जाने में कम से कम 1.5 दिन के आसपास खर्च आराम से होता है। 18 से 20 घंटा और हमारा आपको लगता है। फ्लाइट पहले से तो जाना है तो कैसे भी जाना है। SC/ST में बहुत FIR होना आराम मुझे से। नहीं पता हाउ शी मैनेज्ड, बता इमीडिएट अरेस्ट है, उसमें तो बेल कब मिले ये भी नहीं पता। आप ये देखेंगे कि हमारी ही जमीन, हमारी जमीन पे आप और कोई बैठे हुए हो। प्रॉपर्टी के उस पर 40 करा साल होगा। से, बिल्कुल 40 साल की पुरानी हमारी प्रॉपर्टी है, उस पर आपने केस कर दिया और हमारी फैमिली के कम से कम 8 लोगों को आपने घसीटा है। मिसयूज टोटल। हाँ। मेरे फादर यहाँ पे हैं, मेरे चाचा कहीं और हैं, उन सबको घसीट के आप लेके आए हो और वो सारे सफर कर रहे हैं। And they are enjoying on my property। ये भी और एक वहाँ पे है। टूल है जो बड़ा तेजी से Laws इस्तेमाल का हो रहा है। मिसयूज करना, आप ये देखेंगे सफरर हर कोई है। ऑन एन एवरेज देखेंगे मेल्स भी उतना ही सफर कर रहे हैं जितना फीमेल्स कर रही हैं, बट एक्चुअल मैटर्स सामने नहीं आते हैं। एक्चुअली में जो सफर कौन करता है कोर्ट प्रीमाइसेस में आके, जो कि कानूनों का मिसयूज करना जानता है। तो साथियों, आप सबने देखा कि आज जो बातें हुई उनसे कुछ चीज़ें आपको सीखने को भी मिली होंगी। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी और समझी भी होंगी कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं। और जो हम नहीं कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है ही नहीं, और सीधा सीधा एक लड़का पक्ष परेशान हो रहा है या कोई भी पक्ष ऐसा परेशान हो रहा है कानूनी प्रक्रिया की वजह से,
तो उसमें आप सिर्फ एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं। जो आपका काम है, एक नागरिक का काम है कि कहीं अगर गलत हो रहा है तो उसका काम है आवाज़ उठाना। वो आपको हमेशा करना है, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, लड़का पक्ष हो, लड़की पक्ष हो, कोई और भी पक्ष हो। आवाज़ उठाना एक नागरिक का काम है, क्योंकि नागरिक इस देश का सब बहुत बड़ा पिलर है। नागरिक अगर अपने कर्तव्यों को समझ जाए, अधिकारों को तो समझा बैठा हुआ है, मगर कर्तव्यों को समझना बहुत ज़रूरी है। आपका कर्तव्य है आज आवाज़ उठाना। बहुत सारी लेडीज़, आज हमने देखा दोनों एडवोकेट से जो हमारी बात हुई, दोनों ने लड़के पक्ष को कितने मजबूती से रखा। तो आप लोगों का भी है कि आप लोगों को आवाज़ उठानी है, लड़का पक्ष या लड़की पक्ष नहीं देखना, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आपको आवाज़ उठानी ज़रूरी है। ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते रहिए। हम आगे भी ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड लाते रहेंगे और आपके साथ बात करते रहेंगे। इसी में सतीश लोटा शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।